नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी विधा के बारे में बात करेंगे, जो कि है निबंध लेखन। निबंध लेखन चाहे पीसीएस का मेंस हो, चाहे आईएएस का मेंस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं का मेंस हो, निबंध लेखन आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है अनिवार्य रूप से, और आपके स्कोर पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाला ये होता है। तो निबंध लेखन जो है, जिनको आता है या जो थोड़ा बहुत लेखन जानते हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी से घबराते नहीं हैं, उनके लिए तो इतना कठिन नहीं है। लेकिन आजकल जो है बहुत से छात्र जो प्योर इंग्लिश मीडियम होके आते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, उनको जब हिंदी में निबंध लिखने को कहा जाता है तो उनके सामने वास्तव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वो हिंदी का अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी दशा में निबंध लेखन कैसे हो, निबंध लेखन में हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का हमारा जो बैच है वो संचालित हो रहा है। इसमें आपको समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के जितने भी सेगमेंट हैं A to Z, यानी चाहे वो निबंध हो, चाहे पत्राचार हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, और पारिभाषिक शब्दावली हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, अपठित गद्यांश हो, सभी का डे वाइज टेस्ट टेलीग्राम में कराया जाता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, सभी के वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा पर्सनल आपको सपोर्ट दिया जाता है, आपकी कॉपीज़ इवैल्यूएट की जाती हैं, उसका जो है समीक्षा करके आपको जो है फीडबैक दिया जाता है, और लगातार जो है छात्रों के संपर्क में रह के उनकी आंसर राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव हो, इसका पूरा जो है हम ध्यान रखते हैं। करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आपको समय समय पर मिलते हैं। ये सारी गतिविधियां हमारी ऐप और टेलीग्राम के माध्यम से संचालित होती हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, कोर्स में क्या क्या है ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये नंबर है, इनमें या इस नंबर पे किसी पे भी जो है आप कॉल कर सकते हैं 10 से 5 के बीच में, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आपको रिप्लाई में सारा प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए बता दिया जाएगा। ये विश्वास रखिए कि समीक्षा अधिकारी के सेगमेंट में हम लोग इकलौते एक ऐसे ऑनलाइन संस्थान हैं जो ऑफलाइन से भी बेहतर बैच को संचालित करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 बैच में 45 प्लस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन दिए हैं। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जिस विश्वास के साथ जुड़ेंगे आप हमको खरा ही पाएंगे, और आपका रिजल्ट बताएगा कि आप जो है जैसे जुड़े थे वो सही जुड़े थे। ये किताब आपको, चाहे आप कोर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके पास होनी चाहिए अगर आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव वाले सेगमेंट के लिए ये किताब मस्ट है। इस बार भी 59 क्वेश्चंस जो है आए थे 60 में से, इसमें से, ठीक है। उसी तरह से ये हिंदी आलेखन की किताब है, इसमें निबंध भी है। ये पहली ऐसी किताब है जिसमें निबंध भी है, सारे सेगमेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने शासनादेश के केवल 2 एग्जाम्पल देखे, शासनादेश के 8-8, 10-10 एग्जाम्पल आपको इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, जो आपको समझ में आए उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपको जो है एक तो विश्वसनीय कंटेंट है, सभी मानक स्रोतों से लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग जिन चीज़ों को चाहती है, जिन चीज़ों को मानती है, उन्हीं का इसमें समावेश किया गया है। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप आगे के समीक्षा अधिकारी 2026-27 के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास 1 साल का समय है जीवन में, और आप 5 घंटा मिनिमम पढ़ सकते हैं, तो आप समीक्षा अधिकारी बनकर रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़कर जो है ईमानदारी से हमारे दिए गए निर्देशों के आधार पर तैयारी करते हैं। ठीक है, इसमें आपको वीकली टारगेट्स के हिसाब से वीडियो दिए जाते हैं। फिर 1 नवंबर से इसमें ग्रुप टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपने जो पढ़ा है उसका आप इवैल्यूएशन सेल्फ कर सकें कि आपने जो पढ़ा है उन पर टेस्ट देकर आप जो है संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो
प्रथम 500 विद्यार्थियों को इसमें विशेष छूट भी है। जैसे ही 500 विद्यार्थियों की ये सीमा पूरी हो जाएगी, वो छूट अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है अगर जुड़ना चाहते हैं तो उन्हीं नंबरों पर, यहाँ पर नीचे भी दिया है, पीछे भी आपको दिखाया था, आप इस पर बात कर लीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक हम ही कराएंगे। सारे सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम ही कराएंगे। आपको कोई किताब नहीं लेनी है, आपको प्री मेंस की दोनों की तैयारी हम एक साथ कराएंगे। और ये तैयारी इस तरह से होगी कि आधार से लेके, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल बेस से लेके और शीर्ष तक की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको लगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो उसके पाठ्यक्रम पे हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा समीक्षा अधिकारी में हमको निबंध लेखन करना है, तो समीक्षा अधिकारी में जो निबंध है वो 3 अलग अलग जो है शीर्षकों में विभाजित होता है, जो का, खा, गा इसमें विभाजित होता है। और एक प्रश्न इसको मान सकते हैं, 2 इसको मान सकते हैं, 3, यानी 3 प्रश्न होंगे और तीनों के अंतर्गत जो है एक एक शीर्षक होंगे। ठीक है, अब ये शीर्षक किन क्षेत्रों से होंगे ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे पहला प्रश्न है तो उसका जो पहला शीर्षक होगा वो साहित्य और संस्कृति क्षेत्र से संबंधित होगा, दूसरा किसी सामाजिक क्षेत्र का होगा, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र का होगा। ठीक है, सारे निबंध जो हैं वो अधिकतम 600 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, और एक निबंध लिखने पर आपको 40 नंबर का पूर्णांक है। और इसमें आप ये जान लीजिए कि मार्किंग हार्ड होती है, यानी कि अगर कोई 30 नंबर पार है 40 में तो समझ लीजिए उसने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है। ठीक है, जो मतलब जो सबसे अच्छा निबंध लिखा है वो 30-32 नंबर से ऊपर वो भी नहीं जा पाता है। तो इस लेवल की इसमें मार्किंग होती है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है उसमें 3 शीर्षक हैं। पहला विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। ठीक है, तीसरा हमारा जो क्षेत्र है उसमें पहला जो है समसामयिकी से रिलेटेड है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी घटनाक्रम आपसे पूछा जाएगा। जैसे वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन रसिया वार अभी चल ही रहा है। ठीक है, वो बंद नहीं हुआ है। दूसरा, अमेरिका और इंडिया में जो है व्यापारिक रिश्ते खराब हो गए हैं, बार बार टैरिफ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो है कूटनीतिक, अब यहाँ पर सवाल आते हैं कि भारत की विदेश नीति उसको किस तरह से हैंडल करती है। तो ये सब ज्वलंत मुद्दा है। जिस समय आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उस समय भी आपको देखना होगा पिछले 2 से 3 महीने में क्या जो है वास्तविक मुद्दा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। अब जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से यकायक जो है ऐसी प्रलयंकाली बाढ़ आई कि पूरा का पूरा गांव साफ़ हो गया। वहाँ बाज़ार था, वहाँ पर पर्यटन स्थल थे, बहुत सारे होटल थे, होम स्टेज थे, लोग उसमें रुके हुए थे। कई सारे लोग हताहत हो गए, कई सारे लोग घायल हो गए और कई सारे लोग ऐसे बह गए कि आज तक वो मिले नहीं। उनकी खोज जो है लगातार जारी है। जैसे 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, लगभग उसी तर्ज पे, लेकिन उसका ये एक छोटा रूप था। ठीक है, तो ये गंगोत्री के पास ही घटना हुई। तो कहने का मतलब है जब भी एग्ज़ाम है उसके 6 महीने के अंदर आपको देखना होगा कि कौन सी बड़ी प्राकृतिक आपदा इस समय आई है। भले ही करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको करंट का संदर्भ उसमें देना चाहिए, तब आपके नंबर ज़्यादा अच्छे होंगे। अगला है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। ठीक है, जैसे मनरेगा हो गई, जनधन योजना हो गई, कौशल विकास योजनाएं हो गई, मिशन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो गई। ठीक है, उज्ज्वला योजना हो गई। जितनी भी योजनाएं हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में मनरेगा भी रिसेंटली पूछा गया है, जबकि मनरेगा को लागू हुए बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। ठीक है, तो कभी भी ये अपने मन में विचार न लाइएगा कि इसमें पुरानी योजना नहीं पूछी जाएगी। इसमें उज्ज्वला योजना कभी भी पूछी जा सकती है, आज और आज के 1 साल बाद भी पूछी जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी पुरानी योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तैयारी होनी चाहिए कि अगर मजबूरी में निबंध लिखना ही पड़ गया
तो हम उसको तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये आपने सिलेबस देख लिया। ठीक है, अभी हम लिखने की विधि पे बात में आते हैं। पहले हम जो है ये बात करते हैं कि मान लीजिए सिलेबस है, क्या हमको सभी पर निबंध तैयार करने हैं। ठीक है, ये हमारे मन में एक प्रश्न होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेरा उत्तर ये है कि हाँ, आपको सभी पे निबंध तैयार करने हैं, लेकिन आपको इन सेगमेंट्स में, जैसे हमने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए में 3, बी में 3 और सी में 3, इनमें आपको आपका कोई ना कोई एक फेवरेट एरिया जरूर होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये मेरा फेवरेट एरिया। जैसे हमने कहा जो आर्ट साइड लोग होंगे वो कहेंगे साहित्य और संस्कृति, ये जो है उनको समझ में आती है। ठीक है, उनको तुलसीदास, कालिदास या जो है जो साहित्यिक घटनाएं हैं, साहित्यिक जो है विमर्श हैं, उस पर लिखने में अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए हो गई। सामाजिक क्षेत्र जो है सभी लोग लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जो है जो थोड़ा सा करंट से जुड़ाव रखते हो और लेखनी में खासकर राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, जैसे हमने कहा एक देश एक चुनाव, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर निबंध आप जो है लिखना है, क्योंकि ये बहस ऐसी है कि बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी इसका कोई अभी ये किसी कानून में नहीं बदला, ना इसकी कोई परिणति हुई। ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो इस तरह के निबंध यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि इन सेगमेंट्स में पिछले वर्षों में क्या क्या पूछा गया है। फिर दूसरा सेगमेंट, जैसे जो साइंस साइड व्यक्ति है वो कहेगा कि हम इसमें लिख लेंगे, और इसमें लिखना आसान भी अपेक्षाकृत है। क्यों? और मेरी एक सलाह है कि आपको ऐसे टॉपिक्स पे ज़रूर निबंध लिखना चाहिए परीक्षा में जो जिसमें आप करंट अफेयर्स का इनपुट दे सकें। अगर आप करंट अफेयर्स का इनपुट उसमें दे पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको जो है नंबर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य और संस्कृति नीरस है, कन्वेंशनल है, इसलिए इसमें नंबर कम मिलते हैं। नंबर यहाँ भी कम नहीं मिलते। नंबर कब कम मिलते हैं? जब आप इसको परंपरागत तरीके से लिखते हैं। ठीक है, परंपरागत तरीके से लिखते हैं, इसमें आप कोई भी नयापन लाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। आपने किसी किताब से याद कर लिया और उसको आपने लिख डाला। जब भी आप साहित्य संस्कृति पर लिखने जा रहे हैं तो उस साल कोई ना कोई साहित्य के क्षेत्र में कोई बड़ी रचना होगी, कोई बड़ी कृति होगी, कोई पुरस्कार होगा, कोई किताब होगी जिसको पुरस्कार मिला होगा, राष्ट्रपति ने कोई किताब लिखी होगी, प्रधानमंत्री ने किसी का विमोचन किया होगा। ऐसी घटनाएं आपको याद रहती है ना। और साहित्य के क्षेत्र में तमाम सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको ऐसी घटनाओं को एक जो है रजिस्टर में, एक जहाँ भी आप नोटबुक में लिखते हैं वहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, आप उसको लगातार नोट करते रहें। जब करंट अफेयर्स पढ़ें, जब अखबार पढ़ें तो उसको लगातार नोट करते रहें। इससे ये होगा कि आप जब निबंध लिखने जाएंगे तो आपको इनपुट जो लेना है वो आप वहाँ से उठा लेंगे जहाँ पर आपने नोट किया है। तो अगर आप परंपरागत ना लिख के उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स का समायोजन कर देंगे तो ये निबंध अपने आप में परफेक्ट हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल लिखते हैं, ठीक है, जैसे महिला सशक्तिकरण पर निबंध आया तो बहुत प्रचलित है कि उसमें सबसे पहली लाइन जो है किताबों में लिखी हुई है, यत्र नारीत्व पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। भारत भूमि के बारे में ये गौरवशाली बात कही गई है, बिल्कुल सही वचन है। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गई है कि ये दसियों किताबों में ये सूक्ति जो है महिला सशक्तिकरण के निबंध में सबसे टॉप पर लिखी हुई है। ठीक है, अब ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि अभी हाल ही में किसी भारतीय महिला ने कोई ऐसा जो है काम किया है जो उल्लेखनीय है, जिसका आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे सेना में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई महिलाओं की भागीदारी, किसी महिला को कोई उल्लेखनीय जो है खेल पुरस्कार मिला हो, उसने कोई व्यक्तिगत इवेंट या टीम इवेंट में कुछ जीता हो, किसी महिला ने और कोई जो है बड़ा प्रदर्शन किया हो। तो ऐसी जो है चीज़ों को अगर आप नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण के निबंध में प्रस्तावना में लेके शुरुआत करते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज का जो वीडियो है मैं बहुत सैद्धांतिक बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूँ कि आपको नंबर जो है कैसे आप बढ़ा सकते हैं।
तो आपको जो है कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल प्लस करंट अफेयर्स यानी समसामयिक को जितना ज़्यादा आप अपने निबंध में बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, मैं भी एक जो है परीक्षक हूँ, स्टूडेंट्स की कापियाँ चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने भी 10 किताबें पढ़ी हैं निबंध पर लिखी हुई। जितनी भी आज आप मार्केट में प्रचलित बुक्स जानते हैं, लगभग हर बुक ऐसी है जो मेरी नज़र से कभी ना कभी गुजरी हुई है। चाहे मैंने उसके 2-2 4-4 पन्ने ही पढ़े हों, लेकिन मैंने कभी ना कभी उसको देखा है, पढ़ा है, ठीक है। तो किताबों में क्या होता है, किताबों में वो करंट अफेयर्स का ज़्यादा समावेश जानबूझ के नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि निबंध क्या है, कि स्टैटिक टॉपिक है। अगर हम एक बार किताब लिख देंगे तो वो कम से कम 5 साल 10 साल हमको रिवाइज नहीं करना पड़े, हम ऐसा लिखें। तो वो अगर वो एक करंट की कोई घटना को लिख देंगे, वो 2025 में आई हुई धराली की बाढ़ के बारे में लिख देंगे, तो 2027 में जो पढ़ेगा उनकी किताब को, उसको लगेगा अरे ये किताब तो पुरानी है, इसमें जो है बहुत पुरानी घटना का उल्लेख किया गया है, नई का नहीं। तो वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को वहाँ से वाइप कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जितनी भी मार्केट में निबंध की बुक्स हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा समावेश नहीं है। और आप क्या करते हैं, आप उन्हीं किताबों को उठाकर उनको जो है पढ़ने, रटने, लिख कर कैसे भी याद करने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाकर उनको रिप्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। आप बहुत कन्वेंशनल टाइप का आपने लिखा, आपको कन्वेंशनल टाइप के नंबर मिले। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो मेंस का, चाहे आरओ का दे रहे हो, और चाहे आईएएस का दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आईएएस के एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल दखल नहीं रखता हूँ, मैं अपना स्टेट पीसीएस और इनसे 2 ही से जो है ज़्यादा मेरा वास्ता रहता है। लेकिन निबंध में जो निबंध लेखन आपको परीक्षा में करना है, ठीक है। आप किसी किताब के लिए लिख रहे हैं या पर्सनल इंटरेस्ट में लिख रहे हैं, आपको जो है हिंदी साहित्य के लिए निबंध लिख रहे हैं, वो अलग विषय है। आप जब एग्ज़ाम के लिए निबंध तैयार कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स का इनपुट होगा उतना ज़्यादा आपके नंबर मिलेंगे। और ये मेरे सभी जो अभी तक 45 प्लस सिलेक्शन जो है, और अगर सारे एग्ज़ामों को मिला लें तो 55 प्लस सिलेक्शन जो है हमारे यहाँ से लोअर वगैरह के भी हुए हैं। तो मेरा अपने स्टूडेंट से, मेरा खुद का भी जो अनुभव है वो यही कहता है कि करंट अफेयर्स का जिन लोगों ने भी निबंध में इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा रखा है वो लोग हमेशा जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। इसका एक उदाहरण है, सिप्रा जी को आप लोगों ने देखा होगा, मेरे साथ इंटरव्यू भी उनका देखा होगा। अब वो इस समय डीएसपी के पद को सुशोभित कर रही हैं। उनका अगर कोई भी पुराना निबंध जो है, खैर जितनी भी उन्होंने हमारे यहाँ राइटिंग की जो है, वो हमेशा क्या करती थी, वो हमेशा, और केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनके नाम नहीं भी ले रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग भी हमारे यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्टेड हैं, किसी का भी हम निबंध देखते हैं तो सभी ने, चाहे मेरी प्रेरणा से, क्योंकि मैं ये बात आज से नहीं 4-5 साल से कह रहा हूँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और चाहे उनके अंदर खुद भी इस बात का आभास था कि मैं बार बार इस चीज़ के लिए टोकता था कि इसमें करंट अफेयर्स जोड़िए, करंट अफेयर्स जोड़िए, और करंट अफेयर्स जोड़ने से उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं निबंध वाले सेक्शन में, ठीक है। तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी चुनिए इसमें से, ठीक है, कोई भी क्षेत्र चुनिए, आपदा चुनिए, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं चुनिए, लेकिन उनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे जुड़ा कोई करंट अफेयर्स का इशू है, कोई ताज़ा तरीन घटना है जो इसमें जोड़ी जा सकती है, तो निश्चित में उसमें जोड़िए। जैसे मान लीजिए अभी जो है भारत के जो है अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है वहाँ पर गए, तो शुभांशु शुक्ला जी की जो उपलब्धि है उसको आप मान लीजिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई निबंध आता है, मान लीजिए सीधे सीधे जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र पर ही कोई निबंध आ गया, ठीक है, अंतरिक्ष मिशन के ऊपर कोई निबंध आ गया, आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि उसको आप जो है प्रस्तावना में लाइए। प्रस्तावना एक ऐसा मतलब आईना है जो आपको जैसे ही कोई पढ़ता है वैसे ही पूरा आपका व्यक्तित्व जो है एग्जामिनर को समझ में आ जाता है
कि आपने आगे क्या लिखा होगा ये भी अनुमान लग जाता है। ठीक है, मैंने भी बहुत कापियाँ चेक की हैं, प्रस्तावना पढ़ते ही समझ में मतलब एक मन में धारणा बन जाती है कि आप कितने नंबर के अराउंड जो है जाएंगे। और ये फाइनली डिसाइड कब होता है, जब आपका हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष पढ़ के बिल्कुल जो है, जो हमने शुरुआती धारणा बनाई थी कि आपको अगर 40 में 28 नंबर देना है, और अगर हमने उसी लायक जो है निष्कर्ष भी पढ़ लिया तो 28-29 के करीब ही आपको नंबर मिलेगा। मतलब ये वहीं से डिसाइड हो जाता है। इसलिए जो है आप प्रस्तावना पे जितनी मेहनत करेंगे, प्रस्तावना में अगर आप करंट अफेयर्स को लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप 3 है, साहित्य है, समाज है, राजनीति है, 3 क्षेत्र हैं। इनमें से मान लीजिए आपका फेवरेट है साहित्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप साहित्य क्षेत्र में 5-6 निबंध तैयार कर लीजिए। साहित्य में वैसे भी आप देखेंगे कि 3-4 वर्ड्स हैं जो जिनके अराउंड जो है बनते हैं। एक है साहित्य, एक है सभ्यता, एक है संस्कृति। ठीक है, और सभ्यता के अलावा एक आ जाता है समाज। ये 4 हैं, चारों सा से जुड़े हुए वर्ड हैं, सा से शुरू होने वाले। इनमें आपस में ही कोई ना कोई तालमेल बनाकर इनके अंतर संबंध या इनके आपसी संबंध के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछले सालों के पेपर देख लीजिए। संस्कृति एवं सभ्यता में संबंध, सभ्यता एवं साहित्य का अंतर संबंध, संस्कृति एवं साहित्य का अंतर संबंध, संस्कृति एवं समाज का अंतर संबंध। तो आप एक कॉमन ऐसा निबंध जो है, मतलब 1, 3, 4, 5 ऐसे तैयार कर लीजिए जिनमें ये सारे पहलू कवर हो जाते हों। ठीक है, सारे पहलू उसमें ये कवर हो जाते हों, और कैसा भी निबंध आए तो आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर बाकी बचे आपके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र, इस पे आप 2-2, 3-3 निबंध जो है शॉर्ट में तैयार कर लीजिए। और ये मान के चलिएगा कि आपको साहित्य एवं संस्कृति पे लिखना है। एक ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरे में ऐसे ही आप चुन लीजिए कि आपको कृषि एवं व्यापार पे लिखना है। देखिए, कृषि पे लिखना आसान है, थोड़ा बहुत आपके पास लेटेस्ट डाटा हो। ठीक है, कि भारत की इस समय जो है जैसे जीवीए की ग्रोथ क्या है, कृषि की 17.5% है, 18% है, जो भी है लेटेस्ट डाटा उसको देख लीजिए। ठीक है, कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या भारत की कितनी है, कितना प्रतिशत भारत का जो है हिस्सा ग्रामीण है, कितना कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कृषि की। ठीक है, उनको आपको ये पता भी है, आपके अंदर ये समझ है, तो आप इससे जुड़ा कोई भी जो है निबंध लिख सकते हैं। अब वो चाहे आपसे सतत कृषि के बारे में पूछ ले, या पर्यावरण के अनुकूल कृषि के बारे में पूछ ले, ठीक है, या जैविक खेती के बारे में पूछ ले। लेकिन अगर आपको बेसिक खेती के बारे में पता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, वर्तमान में कृषि की दिशा क्या है, दशा क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, 2022 तक जो है जो आय बढ़ाने की बात कही गई थी उसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में कृषि से जुड़ी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप कृषि से जुड़ा कैसा भी निबंध लिख लेंगे। तो 4-5 तरह के आप निबंध तैयार कर लीजिए। बाकी का और खा में 2-2, 3-3 जो है साइंटिफिकली तैयार कर लीजिए। और ये का और खा में 2-3 तैयार करने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये कोई आपदा आ गई, मान लीजिए जो आप अच्छे से पढ़ के गए, समझ के गए, 5-6 आपने कृषि पर तैयार किए, फिर भी कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है उटपटांग जो आपको लगता है कि आप नहीं उसको साध पाएंगे, तो आप अपने 2 विकल्प और खोल के रखिए, बस इसीलिए। तो इसी तरह से आपको चुन लेना है, और जो टॉपिक आप जो उसमें से चुन रहे हैं सेगमेंट, जो शीर्षक, उस पे कम से कम 6 निबंध तैयार कर लीजिए, बाकी पे कम से कम 3-3 निबंध तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपकी बेसिक समझ बन जाएगी। लेकिन तैयार करने का मतलब रटना नहीं है, ठीक है, उसको सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करना है कि उस निबंध से जुड़ा हुआ अगर कोई निबंध आ जाता है तो आप उसको भी रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, यही जो है आज की हमारी चर्चा का विषय है। पहली चीज़ तो देख लीजिए, जैसे हमने खंड 1 की बात कही थी, तो वर्तमान अभी तक जो है इतने निबंध जो है इसमें पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे संस्कृति, साहित्य और समाज के अनुन्यासित संबंधों पर विचार कीजिए। मैंने आपका कहा था ना, ये सा वाले वर्ड जो है इनसे ही जुड़ा आता है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, सामाजिक क्षेत्र का हो गया। भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। साहित्य और संस्कृति का संबंध फिर आ गया। ठीक है,
प्राचीन सामाजिक जीवन में प्राकृतिक संपदा की भूमिका एक सामाजिक हो गया। फिर राजनीतिक क्षेत्र का आ गया, वर्तमान राजनीति मानवीय मूल्यों के संदर्भ में, क्या राजनीति में मानवीय मूल्य आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें राजनीति के बारे में आपको सब कुछ जो है बताना होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। राजनीति का जो अपराधीकरण है, राजनीति में और भी जो गलत परंपराएं पड़ गई हैं जैसे परिवारवाद है, वंशवाद है, इनके बारे में। फिर भारत में जो है कौन सा राजनीतिक मॉडल सफल है। फिर भारत में और भी समस्याएं बहुत सारी राजनीति की आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पर जाति पात, धर्म, पंथ, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब के नाम पर जो है वोट करने के लिए ध्रुवीकरण तक किया जाता है। तो आपको इन सब के उसमें विवेचना करनी है कि क्या वर्तमान राजनीतिक मानवीय मूल्य जो है क्या है, ठीक है। फिर वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान में कथा साहित्य की भूमिका, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल टीवी पर, रील्स पे जगह जगह आपको कथा सुनाई होती दिखती है। रील्स में उसकी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई देती हैं। बाकी कई सारे कथावाचक हैं, कई सारे संत पुरुष हैं, वृंदावन के हों, चाहे मथुरा के हों, चाहे अयोध्या के हों, चाहे काशी के हों, ठीक है, उज्जैन के हों, सब अपनी अपनी जगहों से जो है समाज को प्रेरित करने के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को भगवत मार्ग पर ले जाने के लिए, लोगों को सद्मार्ग पर ले जाने के लिए अपनी अपनी तरह से जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जो है इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कथा साहित्य की क्या भूमिका। कथा साहित्य का मतलब ऐसे साहित्य जो कथाओं पे लिखे गए हैं, ठीक है। अब कथा साहित्य में जो है रामायण भी आ जाती है, महाभारत भी आ जाती है। तो इस तरह के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज की जो समस्याएं आप देखते हैं समाज में, बहुत सारी समस्याएं हैं। अपराध है और जो है अमर्यादित आचरण है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इनको कथा साहित्य कैसे दूँ। तो कथा साहित्य क्या है। कथा साहित्य जो है समाज को मॉरली कोई ना कोई संदेश देता है, हर कथा साहित्य, ठीक है। उसका एक एक लाइन जो है कहीं ना कोई संदेश देता है, तो उससे आपको कनेक्ट करना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, कारण एवं समाधान, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये पहले सेगमेंट के निबंध हो गए। दूसरे सेगमेंट के ये हैं, विज्ञान जहाँ विकास का कारक है वहीं विनाश की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये विज्ञान वाला सेगमेंट हो गया, पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो है। तो इस तरह से आप देखें, कृषि, भारत में घटती कृषि भूमि, महागरीबी, अभिशाप, महागरीबी, महापाप, जंगल लगाए नहीं सिर्फ बचाए जा सकते हैं। ये कौन सा, पर्यावरण वाले से जुड़ा है। तो पर्यावरण, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारे विषय इस पे जो है आ जाते हैं। इसके बाद जो है तीसरा, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं और योजनाएं हैं। तो ये देखिए, इनमें जो है रिसेंट ईयर्स में ये आया है। देखिए, हमने कहा था ना मनरेगा पूछा गया है, सुनामी भारत में और जापान में, भारत पाक के नए रिश्ते थोड़ा पुराने हो गए हैं, विश्व योग दिवस की प्रासंगिकता, नेपाल भूकंप, त्रासदी और आपदा प्रबंधन। जब नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था, ठीक है, तो भारत ने यहाँ बहुत ज़्यादा मदद की थी, उस समय का निबंध होगा। नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवों के अंतर संबंध, प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूप और विचार। तो ये सब जो है, ये खंड 3 के कुछ निबंध हो गए। ये सारे नहीं हैं, केवल आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए, जिससे आप ये जो है समझ पाएँ कि हम जो है सामाजिक क्षेत्र का कैसे पहचाने, हम विज्ञान का कैसे पहचाने, हम कृषि का कैसे पहचाने। क्योंकि कुछ कुछ निबंध जो है कॉमन हो जाते हैं जैसे लगता है, और कॉमन होते भी हैं। अब वो जिसमें भी पूछ लिया जाए उसके आधार पर हम उत्तर देंगे, ठीक है। तो निबंध लेखन हेतु पूर्व तैयारी, सबसे पहली चीज़ है कि निबंध लेखन अगर हमको करना है तो हमको जो है क्या तैयारी करनी चाहिए उसके पहले, ठीक है। देखिए, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अगर हम केवल बोलना ही जानते हैं और सुनना नहीं जानते हैं तो हम बहुत अच्छा बोलने में कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से एक अच्छा लेखक होने के लिए एक अच्छा पाठक होना चाहिए। तो क्या आप पाठक हैं? क्या आप इतना पढ़ते हैं कि आप उसके बिहाफ पर अच्छा लिख सकें? तो पहला क्वेश्चन तो आपको अपने आप से खुद ये करना चाहिए कि अच्छा निबंध लिखने के लिए आपने अब तक पढ़ा क्या क्या है, और नहीं पढ़ा है तो आप फिर ये क्यों दोष देते हैं कि मुझे निबंध लिखना नहीं आता है। तो पहले तो आप जो है कुछ स्रोत जो है इसके लिए करें, ठीक है। सबसे कॉमन, सबसे आसान स्रोत है समाचार पत्र। अगर आप 1 घंटा डेली समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है,
पढ़ने वाले लोग 5 मिनट में भी पढ़ लेते हैं, और आप अपने घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए, वो सुबह भी अखबार पढ़ सकते हैं, दोपहर में एक बार और पढ़ सकते हैं, शाम को भी एक बार और पढ़ सकते हैं, क्योंकि अखबार में होता ही इतना कुछ है कि उसको 3-4 बार अलग अलग जो है तरीके से पढ़ा जा सकता है। सुबह हेडिंग्स पढ़ी जा सकती हैं, केवल सुर्खियाँ पढ़ी जा सकती हैं, दोपहर में थोड़ा जो है कुछ अपने पसंदीदा सेगमेंट पढ़े जा सकते हैं, और शाम को फिर वो सब हम पढ़ेंगे जो सब कुछ छूट गया था। ठीक है, तो वो अलग विषय है, इतना समय आपके पास नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको समाचार, अगर आप फुल टाइम विद्यार्थी हैं, 1 घंटा अगर आप समाचार पे देते हैं, समाचार पत्रों पे, तो एक तो आपका निबंध के लिए बेस मटेरियल आपसे तैयार होगा, प्लस करंट अफेयर्स के लिए आपको जो दुनिया भर की मैगजीन्स और वीडियोस पे डिपेंड रहना पड़ता है, वहाँ से निर्भरता कम होगी। और कभी आप सीरियसली अखबार पढ़ के देखिए, और उस दिन के जो है करंट अफेयर्स के वीडियोस देख लीजिए, और कोई डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहीं बांटता हो वो भी पढ़ लीजिए। आपको कम से कम 10 खबरें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि आज ये किसी ने नहीं पढ़ाया, ना किसी ने अपनी पीडीएफ में दिया। ठीक है, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, आप आज ही का अखबार आप पढ़ के देख लीजिए और सारे स्रोतों को मिला लीजिए, ऑनलाइन भी सर्च कर लीजिएगा टुडेज़ जो है हाइलाइट्स, उसमें वो खबरें जो है आपको नहीं मिलेंगी, और वो महत्वपूर्ण होंगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें से 8-10 जो है बड़ी बड़ी घटनाएं, जो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, वो चूज़ कर लेता है। बाकी जो उसके हिसाब से थोड़ा कम वैसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको वो छोड़ देता है। लेकिन जब आप खुद से अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे जो है करंट अफेयर्स और ये निकाला जाता है। जब भी अखबार पढ़ें, पहली तरीका तो है कि आप एक बार उसको सरसरी निगाह से पूरा पढ़ लें। ठीक है, और आपके मतलब की जो चीज़ है उसमें, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अखबार को एक बार में बैठेंगे 1-1.5 घंटा पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक सुबह वाला जो होता है, जो है कि हमने ओवरलुक कर लिया, जो है पूरा देख लिया उसको अखबार को, उसके बाद अब हम जो है कॉपी पेन के साथ बैठते हैं। ठीक है, पहले हमने 10 मिनट में पढ़ा था, अब हम कॉपी पेन के साथ में बैठते हैं। अब आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा दिखा कि भारत का जो है इस क्षेत्र में इतना उत्पादन हुआ है इस वित्तीय वर्ष में, और उसमें दुनिया के 3 देशों की रैंकिंग भी दी है, भारत का व्यापार भी दिया है कि इन देशों से भारत का जो है सर्वाधिक व्यापार होता है, यहाँ से आयात ज़्यादा होता है, यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता है। अब ये 5-6 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको जो है, ये तो करंट अफेयर्स की दृष्टि हो गई। ठीक है, मान लीजिए आप करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मूल मंत्र है कि हमको निबंध की तैयारी के लिए अखबार पढ़ना है, तो आप जो है संपादकीय वाले पन्ने पर सीधे जाइए। पहले फ्रंट पेज खोलिए, उसके बाद आखिरी में जो अंतर्राष्ट्रीय वाला पन्ना होता है, राष्ट्रीय वाला होता है वो, और संपादकीय, ये 3-4 पन्ने आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो संपादकीय में जो है एक मूल आर्टिकल होता है, एक बीचों बीच में बड़ा सा आर्टिकल होता है 5-6 कॉलम का, जहाँ पर जो है संपादक महोदय का नाम भी दिया होता है। तो वो जो है आर्टिकल आप पढ़िए, और ज़रूरी नहीं कि वो आपके निबंध के लिए काम का हो, हर रोज़ का जो है नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ना इसलिए चाहिए कि आपके मन में नए नए शब्द आते हैं, नए नए विचार आते हैं, नई नई थॉट्स आते हैं कि ये जो है इस चीज़ का ऐसे विश्लेषण किया गया है, वैसे विश्लेषण किया गया है। जैसे आज ही मैं कोई अखबार पढ़ रहा था तो उसमें था जो है कि धराली का गुनाहगार कौन, धराली जो है जहाँ पर बाढ़ आई है उत्तराखंड में। ठीक है, अब उसमें तमाम तरह से जो है आंकड़े बताए गए हैं कि इससे पहले जो है यहाँ पर एक बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर जो है नदी का जो ओरिजिनल मार्ग था, उस मार्ग पर जो है वो मार्ग जो है वो परिवर्तित हो गया था उस बाढ़ की वजह से। उसके बाद जो अब बाढ़ आई तो नदी ने अपना फिर से ओरिजिनल रास्ता निकाल लिया, जिस रास्ते से वो जो है 100 साल पहले बहती थी उससे फिर से बहने लगी है। ठीक है, सैटेलाइट इमेज वगैरह दी गई हैं और बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड में कब कब जो है बड़े हादसे हुए, सब उसमें पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप प्राकृतिक आपदा बाढ़ की दृष्टि से ये तैयार कर रहे हैं तो आप जो है कि आपके लिए बढ़िया जो है खबर है। तो संपादकीय से आपको कई सारे, क्योंकि संपादकीय में जो फैक्ट होते हैं, समझ लीजिए वो हवाई फैक्ट नहीं होते हैं, बहुत रिसर्च किए हुए होते हैं। कोई भी जो संपादक होता है जो वहाँ पर जिनका आर्टिकल छपता है, वो महीने में 2-3 से ज़्यादा संपादकीय नहीं लिखते हैं, तो उनकी 10 से 15 दिन की वो मेहनत होती है, वो जो संपादकीय लेख होता है।
अगर करंट का है तब भी उनमें जो है पर्याप्त होमवर्क करके लिखा होता है, इसलिए उनमें फैक्चुअल गलती की ना के बराबर गुंजाइश है। ठीक है, और उनकी शैली वो सारे ही पहलू कवर करते हैं कि सरकार की गलती है कि किसकी गलती है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो रहा है, पहले ऐसा हुआ था, भविष्य में क्या होना चाहिए, सुझाव भी उसमें आपको मिलेगा। तो मतलब पक्ष विपक्ष सुझाव जो कुछ हमको निबंध के लिए चाहिए वो सब कुछ वहाँ पर होता है। ठीक है, एक तो ये स्रोत हो गया। दूसरा योजना है, कुरुक्षेत्र है। ये 2 मैगजीन हैं, बहुत ही सस्ती मिलती हैं क्योंकि सरकारी प्रकाशन की हैं। आप ये प्रतिमाह ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन PDF जो है तमाम ग्रुप्स में घूमती रहती है, आप उसको जो है वहाँ से उठा सकते हैं। तो कृषि वाणिज्य व्यापार वाला जो है वो जो है ज़्यादातर कुरुक्षेत्र मैगजीन से आपको मिल जाता है। और योजना में जो सरकार की जो रिसेंट 2-4 योजनाएं होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण होता है। मान लीजिए जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन के बारे में उसमें बिल्कुल लिखा होगा कि आज यूपी में इतना जो है इतने घरों में जल से नल दिया गया, कौन से राज्य फिसड्डी हैं, कौन से अग्रणी हैं, अब जो है क्या टारगेट्स अचीव हो पाए कि नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए। मतलब बहुत तार्किक रूप से जो है बहुत ही तथ्यात्मक रूप से सारा विश्लेषण वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आपको जो है रेगुलर पढ़नी चाहिए, संपादकीय पढ़ना चाहिए। उसके अलावा एक और मैगजीन है जो आप लेना चाहें, क्रॉनिकल जो है, जो मोटी वाली आती है, 85-90 रुपये 100 रुपये पता नहीं कि आप कितने की आती है, उसमें भी लेख अच्छे होते हैं। ठीक है, और उसके समकक्ष का कोई और मैगजीन, ऐसा नहीं कि जो है उसका कोई मेरा प्रचार करने का उद्देश्य है, तो जिनमें थोड़ा सा जो है लेख मिलते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण भी है उसमें भी लेख होते हैं, तो ऐसी मैगजीन्स को आप पढ़ें। और अपनी वोकेबुलरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है अपना जो है जो शब्द ज्ञान है, शब्द भंडार जिसको हम वोकेबुलरी कहते हैं, शब्द भंडार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपके पास अच्छे शब्द होंगे और जितना वेरिएशन के आप साथ आप लिखेंगे उतना बढ़िया आपका निबंध माना जाएगा। तो वोकेबुलरी बढ़ानी है तो क्या करें, आप कुछ नहीं, प्रेमचंद जी के उपन्यास ले लीजिए क्योंकि आपको साधारण शब्दों से मतलब है। ठीक है, आप कोई और उपन्यास ले लीजिए, आप रामायण महाभारत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है कुछ ना कुछ पढ़िए, साहित्य पढ़िए, कोई पुराण उठा के पढ़ने लगिए, कुछ भी पढ़िए। किसी की जो है इतने बड़े बड़े हमारे देश में साहित्यकार हुए हैं, उनकी कोई भी जो है कृति आप ले लीजिए। ठीक है, उनको आप जो है पढ़िए। बहुत सारी बुक्स आपके घर में ही पड़ी होंगी जिनको आपने सोचा होगा कि कभी पढ़ेंगे, तो अब उनका पढ़ने का समय आ गया है। नॉवेल्स होंगी, उनको पढ़िए। कुल मिलाकर आपको हिंदी की विविधता भरे शब्द जो है उससे दिमाग में आएंगे, और शब्द जो आएंगे तो आप अच्छे वाक्य रचना भी कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप हिंदी पढ़ेंगे उतना बढ़िया आप हिंदी को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो पूर्व तैयारी के नाम पे जो है आपको ये करना है। और निबंध जिस भी टॉपिक पे आप सोच रहे हैं, ठीक है, कम से कम जब शुरुआत करते हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारे कोर्स में हैं, ठीक है, तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। हमने आपको आदर्श निबंध दे रखे हैं, 60-70 निबंध जो है आपको वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, उनमें से जो है 25-30 के वीडियोज़ के फॉर्म में भी हैं और PDF में निबंध हैं। ठीक है, आप उसमें से कोई भी निबंध उठा लीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि चलो सबसे आसान वाला जो है, भारत में जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है, इस तरह का जो है हम उठा लेते हैं निबंध। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो कभी भी पूछा जा सकता है, आज पूछा जा सकता है, 10 साल पहले भी पूछा गया था, 10 साल बाद भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन होते हैं, बाल श्रम है, महिला सशक्तिकरण है, तो इस तरह के टॉपिक्स जो है बहुत कॉमन है। बाकी सामाजिक कई सारे जो है कुरीतियाँ हैं, उनके बारे में जो है निबंध पूछे जाते रहते हैं। बस ये होता है कि उस साल जो आता है वो डिपेंड करता है कि उससे जुड़ी हुई कोई हाईलाइटेड घटना उस साल ज़रूर हुई होती है, तब जो है वो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है, वो ज़रूर आता है। तो कोई भी आप निबंध ले लीजिए, पहले आप उसको पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए कि सर ने क्या प्रोवाइड कराया है। उसके बाद आप उसके बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस टॉपिक के बारे में आपको 2-4-10 टैब खुल जाएंगे, उसको जितना भी समय हो उसको पढ़िए। अब क्या है, आपको जो नए नए आंकड़े, नई नई चीज़ें उसमें मिल रही जो उस निबंध से अलग थे, आपको लगता है कि अगर ये करंट अफेयर्स का हम इसमें इनपुट डाल दें तो हमारा निबंध जो है और बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो उनको आप जो है एक पहले फैक्ट सीट के रूप में कहीं पर नोट करते चलिए कि ये हम जो है इस निबंध में यूज़ कर सकते हैं। उस निबंध के बारे में कुछ कोटेशंस ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन
ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आजकल आप चैट जीपीटी से कहेंगे तो आप पूरा आपको निबंध बना कर दे देगा वो, जिससे शब्द में कहेंगे उतने शब्दों में बना कर दे देगा, ठीक है। लेकिन जो है सब कुछ चैट जीपीटी से ही करवाना है, तो हमारा ब्रेन किस लिए है, इसलिए मदद कुछ कहीं से भी लीजिए, लिखना आपको खुद ही है। फिर आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे भी देख सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल स्रोत से थोड़ी बहुत जानकारी उस टॉपिक के बारे में इकट्ठा कर लीजिए, उसको एक जो है फैक्ट सीट के रूप में, नोट्स के रूप में कहीं पर एक पन्ने पर नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये तो आपकी प्रारंभिक तैयारी हो गई। द्वितीय चरण क्या है, अब उसको हमको निबंध में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम जो है आगे बात करेंगे। तो ये प्रारंभिक तैयारी हो गई। इसलिए भले ही आपने आज तक कभी निबंध नहीं लिखा है, 8वीं में लिखा था किसी ने हाई स्कूल में लिखा था, किसी ने अंतिम बार इंटर में लिखा होगा, किसी ने निबंध ही कभी नहीं लिखा, उनको ध्यान ही नहीं कि निबंध लिखा था, ठीक है, या बचपन में गाय पर निबंध लिखा था। बिल्कुल तनाव मत लीजिए। आर में 600 शब्द का निबंध आता है। 600 शब्द लगभग A4 साइज के 3 पन्नों में बहुत आराम से आ जाते हैं। किसी की राइटिंग में 4.5 3.5 पन्ने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा आप जो है सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझेंगे तो आप निबंध आराम से लिख पाएंगे। और कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब निबंध लेखन जो है ये एक हिंदी साहित्य की जो है एक ब्रांच है, एक विधा है अलग, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि ये रचनाकार है, ऐसे ही हिंदी साहित्य में बोला जाता है कि ये जो है अपने समय के बहुत बड़े निबंधकार रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जो है श्रेय है। तो निबंध, उनकी जो निबंध शैली है वो अलग है। यहाँ पर जो हम सारी बात करते हैं वो हम अपनी परीक्षा को ध्यान में रख के बात करते हैं, ठीक है। तो उस निबंध से आपको रिलेट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा कि प्रस्तावना में करंट अफेयर्स को ले आते हैं, तो हो सकता है हिंदी साहित्य में जो निबंध लिखा जाता है उसमें इससे कोई मतलब नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सीधे तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले निबंध जो लेखन होता है उसकी आवश्यक जो है अंग क्या क्या है, क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग पे, चर्चा कर लेते हैं। हम एक एक चीज़ बात करेंगे और मेरा प्रयास यही कि आप तक हर बात पहुंच जाए, जो आपके मन में है वो बात आ जाए। देखिए राइटिंग जो है कोई बहुत अच्छा स्वर्णाक्षरों में लिखता हो, ठीक है, ये सभी के लिए संभव नहीं है। 100 में 5-10 लोग ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग हम कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी सभी लोग सामान्य लिखते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है, राइटिंग का मतलब ये है कि राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, एक समान फॉन्ट होने चाहिए, सीधी लाइन में लिखी होनी चाहिए, 2 लाइन के बीच परस्पर गैप होना चाहिए और मार्जिन से हमको मिला के लिखना है। मान लीजिए ये हमारी कॉपी है, ठीक है, और इसमें हमने जो है यहाँ पर हाशिया खींच लिया जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब निबंध की कॉपी में प्रश्न के रूप में आपको यहाँ पर निबंध लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ उत्तर लिखकर अपना निबंध पहले बीचों बीच हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे, ठीक है। निबंध लिखने में भी सारी जो है जो लेखन की जो शर्तें हैं वही रहेंगी। जब भी आप पैरा की शुरुआत करते हैं तो आप 2 शब्द लिखने की जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे जो है लगता है कि हाँ पैरा नया शुरू हुआ है। ये अगला जो है लाइन आ गई, ये अगली लाइन आ गई, ये अगली लाइन आ गई, ये अगली लाइन आ गई। अब मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पे हमने पैरा को ख़त्म कर दिया, तो पैरा कहाँ ख़त्म होना चाहिए, 5 लाइन, 6 लाइन, मैक्सिमम 7 लाइन, ठीक है। वैसे मैं 5-6 से ऊपर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। 5 या 6 लाइन का एक पैरा बिल्कुल बढ़िया माना जाता है। जहाँ भी आपका पैरा ख़त्म हो रहा हो, अगला पैरा फिर आप 2 शब्द जगह छोड़कर फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो सीध है मार्जिन की, हम मुझसे तो सीधी लाइन खींची नहीं, लेकिन आपको जो शब्द आखिरी में ले जाने वो बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में होने चाहिए, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। ऐसा ना हो कि आपने जो है एक लाइन यहाँ तक ले गए, दूसरी लाइन फिर आगे तक ले गए, तीसरी लाइन यहाँ तक ले गए, चौथी यहाँ तक ले गए, गलत है। आपको सारी लाइनों को मार्जिन तक पूरा लेके जाना है, ठीक है। तो ये कॉपी पर लिखने का नियम है। बहुत बड़े फॉन्ट नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज का फॉन्ट होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए। तो ये राइटिंग की बात हो गई, ठीक है।
उसके बाद भाषा की बात होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। देखिए, पहले जो है आज से 7-8 साल 10 साल पहले आप ये सवाल पूछते तो मैं ये बोलता कि नहीं, आपको अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आप अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है आपको, तो आप आर्टिफिशियल इस तरह से लिखिए, ठीक है, ना कि आर्टिफिशियल इस तरह से लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी निबंध की इज्जत हिंदी में ही रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द जानते हैं और उसको लिखने में आपको कोई संकोच नहीं लग रहा है तो आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक आध जगह आ गया तो आ गया, बाकी जगह आप उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक सवाल तो आपका ये हल हो गया कि आपको जो है कैसे मतलब इंग्लिश वर्डों का। फिर उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, विदेशज शब्दों से बचना चाहिए। विषय क्या है? ये है कि हिंदी निबंध लेखन, ठीक है, आपके कोर्स में लिखा हिंदी निबंध। हिंदी का मतलब ये है कि आपको हिंदी को ही ज़्यादा सम्मान देना है। जहाँ मजबूरी हो, आपको शब्द नहीं सूझ रहा हो उसके अलावा कोई, ठीक है, वहाँ पर आप उस उर्दू या फारसी शब्द का प्रयोग कर लें। हम ये नहीं कहते कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि हिंदी जितना ज़्यादा आप जो है अच्छी हिंदी, सामान्य बोलचाल की हिंदी आप लिख सकें। आपको मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत क्लिष्ट वाली हिंदी लिखिए, बहुत संस्कृत वाली तत्सम वाली हिंदी लिखिए, आप तद्भव वाली हिंदी भी लिखिए। आप आम बोलचाल की, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, आप वो वाली हिंदी भी लिखिए, ठीक है। लेकिन जैसे अखबारी भाषा होती है जिसमें बिल्कुल मिला जुला होता है, कहीं फारसी शब्द है, कहीं उर्दू शब्द है, कहीं इंग्लिश शब्द है, ठीक है, तो वो शैली थोड़ा सा मैं मतलब व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि वो एग्ज़ामिनर नहीं पसंद करते हैं। एग्ज़ामिनर क्या होते हैं? हिंदी के जो है प्रोफेसर्स होते हैं, हिंदी के बड़े विद्वान शिक्षक होते हैं जो आपकी कापियाँ से चेक करते हैं आयोग में। तो इसलिए हिंदी को पूरा सम्मान दीजिए। आपसे हिंदी में निबंध लिखने को कहा गया है, तो जितना पॉसिबल हो आप हिंदी में लिखिए। और इंग्लिश में तो आपको मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुछ नहीं लिखना। अगर आपको इंग्लिश का शब्द सोशल मीडिया की हिंदी नहीं आती है, या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रचलित है कि आज वो हिंदी का ही शब्द मान लिया गया है, तो आप सोशल मीडिया लिखिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप सोशल मीडिया मत लिखिए, ठीक है। आप सोशल मीडिया लिखिए, जैसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो है आप इसको ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश विदेशी शब्दों का प्रयोग हमको कम से कम करना है। तीसरी चीज़ जो है, जब हम निबंध लिखते हैं तो हमको जो है कहीं भी हेडिंग नहीं डालनी है। जैसे कुछ निबंध मेरे ही पास आते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। ये सब रफ के लिए हम बताते हैं कि रफ में आपको प्रस्तावना लिख के उसकी रूपरेखा बना लेनी है। तो प्रस्तावना लिखेंगे, फिर मुख्य भाग लिखेंगे, फिर उपसंहार या निष्कर्ष लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको निबंध का मतलब है कि पूरा रनिंग मैटर होना चाहिए। केवल हर चीज़ आपको पैरा चेंज कर करके पैरा में ही लिखनी। दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये पहले जान लीजिए, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपने कहा जो है कि सोशल मीडिया के, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, के निम्नलिखित फायदे हैं। उसके बाद आप 1 2 3 4 5 ये जो है क्रमबद्ध रूप से लिखते चले गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया के फ़ायदे बिंदुवार या जो है 1 2 3 जो है क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखना है। अगर इस तरह का है तो दो तरीके हैं, या तो आप ब्रैकेट में लिखिए सोशल मीडिया के फ़ायदे, उसको गोले में दर्ज करिए, और संक्षिप्त में इस तरह से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आप उसके फ़ायदे दिखा दीजिए। एक ये पहला तरीका है, बहुत आकर्षक तरीका, अच्छा तरीका है, ये इम्प्रेसिव तरीका है एग्जामिनर के लिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप लिखिए कि सोशल मीडिया के विभिन्न फ़ायदे हैं, और उसके आगे आप कंटिन्यूसली पैराग्राफ में
शब्दों में लिखते चले जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है कि हमको कई सारे फ़ायदे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, तो एक फ़ायदे को एक पैरा में लिखिए, दूसरे फ़ायदे को दूसरे पैरा में लिखिए, तीसरे फ़ायदे को तीसरे पैरा में लिखिए, ठीक है। कहीं भी लेकिन आपको जो है ना कोई जो है इस तरह से 1 2 3 करना है, ना आपको स्टार बनाकर लिखना है, ठीक है। कोई भी जो है इस तरह का वो नहीं करना है। ये क्या होता है, ये लेख में होता है, ये आंसर राइटिंग में होता है, ये निबंध लेखन में ये चीज़ नहीं अच्छी मानी जाती है। इस पर आपके नंबर जो है कटते हैं। दूसरी चीज़, कौन से पेन का प्रयोग करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कौन से पेन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पेन का प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं। आप बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन, दो ही तरह के पेन आते हैं। फाउंटेन पेन से आप लोग लिखते नहीं, फाउंटेन पेन का ही विकल्प जो है जेल पेन है आज की डेट में। आप जिसमें भी सहज हों उससे लिखिए, कोई भी समस्या नहीं है। बस किन कलर्स का प्रयोग करना है, 2 कलर्स का आपको प्रयोग करना है, एक काला और नीला। काले से आप अंडरलाइन कर सकते हैं और नीले से आप पूरा कंटेंट लिखिए। मेरी सलाह ये है, बाकी बताने वाले बहुत तरह की और भी बातें बताते हैं कि हाईलाइट करने के लिए आप जो है कलर्ड पेंसिल या पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है उस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो नीले पेन से लिखिए, काले से आप कहीं पर हेडिंग डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे निबंध की हेडिंग डालनी वो काले से डाल दीजिए, कहीं पर अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है वो आप काले से कर दीजिए, ठीक है। और अपने पास पेंसिल ज़रूर रखिए जो रफ काम के लिए। तो ये जो है पेन की भी बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। कितने शब्दों में लिखना चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो है पेपर में लिखा रहता है शब्द सीमा 600, तो शब्द सीमा का मतलब ये है कि आपको अधिकतम 600 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन एग्जामिनर कभी आपके शब्द नहीं गिनता है, उसको एक अंदाज लग जाता है कि आपने कहाँ तक लिखा है। तो आप जो है मतलब आपको एक मैं रेंज बता रहा हूँ, 550 से लेके 800 850 शब्दों तक अधिकतम आप आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा 600 से ऊपर ही लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे जो है आपकी पूरी बात जो है उसमें आ पाती है। और एग्ज़ाम की कॉपी अगर आपने पहले देखी है या नहीं देखी है, ठीक है, उसमें क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपी कहीं बाहर तो मिल नहीं सकती है, ठीक है, आपको नॉर्मल ऐसे ही बताना पड़ेगा। एक निबंध के लिए पर्याप्त 3-4 पन्ने का पूरा जगह होती है, अच्छी खासी जगह होती है। मतलब आप निबंध लिखते लिखते थक जाएंगे, तब भी आप शायद वहाँ तक पहुँच ना पाएँ, या बहुत जो है ज़्यादा एक्सपर्ट हैं लिखने में, तब आप जो है अंत तक पहुंच जाएंगे। तो आपका उद्देश्य ये भी नहीं रखना है कि जितना स्पेस खाली दिया गया है वो पूरा लिखना है, नहीं, पूरा स्पेस आपको खाली नहीं भरना है। आप जितना आराम से सारगर्भित तरीके से सटीक तरीके से लिख सकते हैं उतना आपको जो है लिखना चाहिए। तो ये जो है परीक्षा में ध्यान रखने की कुछ बातें हो गई। अब निबंध में जो है और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई भी व्यक्तिगत विचारधारा उसमें नहीं झलकनी चाहिए, ठीक है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एसटी हैं, आप जो है किसी खास पंथ को मानते हैं, किसी खास मजहब को मानते हैं, आप जो है किसी खास जो है पूजा पद्धति की विचारधारा को मानते हैं, आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, या जो है आप एग्नोस्टिक हैं, आप कोई जो है किसी तरह की भगवान या को ना मानते हैं ना पूछते हैं, दोनों ही चीज़ों से अलग है ना, यानी आप नास्तिक हैं ना नास्तिक हैं, ठीक है। या आप कबीरपंथी हैं, आप किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय भाषा रिलीजन कहीं कुछ कोई भी आपकी आस्था कोई भी विश्वास हो वो आपकी व्यक्तिगत है, ठीक है, उसका पूरा सम्मान है। लेकिन जब आप निबंध लिख रहे हो तो कहीं से भी आपकी व्यक्तिगत कोई भी छाप निबंध में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। निबंध आपको ये मान के चलना है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हैं, बिल्कुल सामान्य से न्यूट्रल उदासीन व्यक्ति हैं और उदासीन होकर लिख रहे हैं, तभी आप पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से लिख पाएंगे। जैसे एक बहुत विवादित टॉपिक मैं आपसे कहूँ, अगर अभी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में लिखने की बात कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि आरक्षण कुछ वर्षों के लिए लागू किया गया था संविधान में, 10 सालों के लिए, फिर उसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते आज जो है हम 2020 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, 10-10 वर्ष करते करते, ठीक है, और अभी भी आरक्षण जो है नहीं ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो
अब ये अच्छा है बुरा है इसका कोई विश्लेषण नहीं, लेकिन अगर यही टॉपिक अभी आपको हम लिखने को दे दें तो आपकी व्यक्तिगत जो सोच होगी वो कहीं ना कहीं उसमें हावी हो जाएगी। इसी से हमको बचना है। हमको बहुत ही तार्किक तरीके से हमको ये लिखना है कि इसके पक्ष में क्या हो सकता है, विपक्ष में क्या हो सकता है, पक्ष है तो ये कारण है, विपक्ष है तो ये कारण है, और भविष्य में हम जो सुझाव दें वो भी जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही न्यूट्रल होके दें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपको अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं थोपनी। जैसे मान लीजिए अब पार्टीवाद आ जाता है, कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई भाजपा को सपोर्ट करता है, कोई किसी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता होगा, कोई मार्क्सवादी पार्टी को सपोर्ट करता होगा। ठीक है, अब राजनीति से जुड़ा कोई मसला आ जाए, ठीक है, अब जैसे देश में तो बहस चलती रहती है। ठीक है, आप भी जो है जब अपने मित्र मंडली में होते होंगे, 4 लोगों में होते होंगे तो अपनी राजनीतिक विचारधारा वहाँ पर व्यक्त जरूर करते होंगे, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में आपको बहुत ही तटस्थ होकर जो है चीज़ों को लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर भी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, वो भी तो इंसान है ना, वो कोई मनुष्य भगवान तो है नहीं, वो भी एक मनुष्य है। तो इसलिए अगर उसको लगेगा कि आप किसी खास विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो है उसके अंदर जो विचारधारा दबी पड़ी थी वो बाहर आ सकती है। ठीक है, अगर वो आपके पक्ष का हो तो हो सकता है आपको ना ज़्यादा नंबर दे दे, और कहीं वो आपके एंटी निकल गया, ठीक है, आप ए की बात कर रहे हैं और वो बी साइड वाला हुआ तो वो आपका जो है मटिया मेट कर देगा। इसलिए एग्जामिनर को न्यूट्रल तो होना ही चाहिए, जो मैक्सिमम केसेज में होते ही हैं। ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको भी बिल्कुल न्यूट्रल होके ही निबंध लिखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सावधानी है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत सी कॉपियाँ मैंने पिछले 4-5 सालों में चेक की हैं मेंस की, निबंध की, और मुझे पता चल जाता है कि ये खास व्यक्ति जो है किस खास विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल गया तो समझ लीजिए एग्जामिनर भी जान जाएगा जो एक्चुअल होगा। इसलिए आपको इस तरह से लिखना है कि सारे पक्षों को लाकर आपको सामने रख देना है। आपको ऐसा नहीं लगना है कि आप किसी खास जो है विचारधारा का इस निबंध के माध्यम से पोषण कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और जो है आपको क्या सावधानी रखनी है, ठीक है, सावधानी ये रखनी है कि निबंध में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, मैं आरओ की बात कर रहा हूँ, तो सभी को आपको इक्वल टाइम देना। ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट वाला निबंध आ गया तो आपने उसको 1.5 घंटा लिखा और कापी के आर पार तक लिख दिया, उसके बाद जो है जो निबंध आपको कम आता था उसमें आपने मात्र 1 पन्ना लिखा, फिर जो है आपने अगला निबंध फिर आपने 2.5 पेज का लिख दिया। बिल्कुल नहीं। देखिए, सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, इक्वली अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए बराबर समय दीजिए। 1 घंटे का बिल्कुल अलार्म लगा के घर में सॉल्व करिए, और ये प्रैक्टिस आपको आज से ही शुरू करनी होगी कि आप 40 नंबर का 1 घंटे का जो निबंध लिख रहे हैं आप अलार्म या स्टॉप वॉच लगाकर उसको लिखिए, जिससे कि आपका निबंध जो है 1 घंटे में पूरा हो जाए और एग्ज़ाम तक ये हैबिट आपकी बन जाए। तो समय का प्रबंधन निबंध लेखन में बहुत ज़रूरी है। वैसे आप जब निबंध की आपको हैबिट पड़ जाएगी लिखने की तो आपको 3 घंटे पर्याप्त लगेंगे, 3 घंटे में आप 3 निबंध लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या उन्हीं को होती है जो निबंध लेखन जो है आखिरी तक सीख ही नहीं पाते हैं, तो जो है या तो रट के या किसी तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ज़रूर है। लेकिन जो निबंध लेखन को समझ जाते हैं उनके लिए 3 घंटे में 3 निबंध लिखना एक बहुत ही सामान्य सी बात हो जाती है। इसलिए आप हमेशा जो है तैयारी के साथ अलार्म लगा के ही या स्टॉप वॉच रख के ही निबंध लिखें, जिससे आपको पहले दिन से ही ये प्रैक्टिस हो जाए कि आप 1 घंटे में निबंध लिख पा रहे हैं। और ये इसी के लिए नहीं, बाकी सेगमेंट्स का भी आप समय बांट लीजिए कि हमको गद्यांश अगर लिखना है तो 40 मिनट में हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, टाइम को डिवाइड कर लीजिए। अब जब हम निबंध की संरचना की बात करते हैं तो निबंध को बड़े बड़े 3 भागों में बांटा जाता है। पहली चीज़ है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट में इंट्रो बोलते हैं हम लोग जो है। उसके बाद होता है मुख्य भाग, जो निबंध का जो है अधिकांश भाग जो है मुख्य भाग होता है। अंत में जो है जो होता है उसको हम निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, निष्कर्ष कहते हैं, कहीं कहीं हम उसको
उपसंहार भी लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मुख्य भाग को हम मेन बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। जैसे भी आपने कोई भी निबंध सोचा मन में कि हमको जो है निबंध लिखना, एक तो होता है कि आपको अचानक दे दिया गया कि इस टॉपिक पे लिखना है। अगर आपका उसका पूर्व ज्ञान नहीं है तो आप जैसे तैसे निबंध लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो प्रस्तावना के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। प्रस्तावना का मतलब यह है कि हमारा किसी भी विषय के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भारत जो है एक बड़ा विशाल राष्ट्र है, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आप यही जो है बोलेंगे ना कि भारत जो है दुनिया में आबादी की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, और रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो हम चाइना को पछाड़कर पहले नंबर पे आ गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी लगभग 121 करोड़ की थी। वर्तमान में जो है हम 140-145 करोड़ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आपके मन में यही आएगा ना, और क्या आएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना का ये मतलब है कि हम जैसे ही किसी टॉपिक को सुनते हैं, उस टॉपिक का जो हम विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में जो एक आम मतलब एक धारणा बनाते हैं अपने मन में, वही हमारी प्रस्तावना होती है। उसी से हम प्रस्तावना जो है लिखते हैं, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि पारिभाषिक तरीके से अगर हम किसी को व्याख्या करें तो वो भी प्रस्तावना ही है। तो प्रस्तावना को कई तरीके से लिखा जाता है, हम 5-6 तरीके आपको बता रहे हैं। आपको जब भी जो भी सूटेबल तरीका लगे उसको आप अपनाइएगा। पहला प्रस्तावना ये है कि हम परिभाषा लिखें, ठीक है। हमने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए हमने पढ़ा कि बाल श्रम, हमको बाल श्रम पे निबंध लिखना है। तो हमने मन में सोचा बाल श्रम का मतलब क्या होता है। तो बाल श्रम का मतलब ये है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको किसी जो है खतरनाक उद्योगों में या उनसे जो है श्रम करवाना, ठीक है। चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे जो है स्वैच्छिक ना हो, दोनों ही दशाओं में बाल श्रम तो वो है ही है कि अगर बच्चों से आप श्रम करवाते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को उनसे श्रम करवाना ये बाल श्रम है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसी को हम जो है पारिभाषिक तौर पे दो लाइन में जो है लिख सकते हैं। एक ये बात हो गई। तो ये हम परिभाषा से किसी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा महिला सशक्तिकरण। महिला का सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि महिला का कंपैरिजन किससे होता है, पुरुष से। समाज में दो ही तो जो है जेंडर, महिला और पुरुष, मुख्य मतलब वही हैं। तो महिला का कंपैरिजन हमेशा पुरुष से होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार समाज ने नहीं दिए हैं। सैकड़ों साल की जो परंपराएं थी उसमें जो है महिलाएं काफ़ी पिछड़ गई हैं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, जितनी तरह का आपको याद आए कि आज़ादी प्रदान करना और पुरुषों के बराबरी या उनके समान जो है उनको अधिकार देना क्या कहलाता है, महिला सशक्तिकरण कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, ठीक है। तो पहली चीज़, आप किसी भी निबंध की, जब आपको कुछ नहीं सूझ रहा हो, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स नहीं सूझ रहा हो, तो आप जो है उसको कैसे लिखेंगे, आप सीधा सीधा जो है परिभाषा लिख देंगे उसकी जो है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी कोटेशन से, किसी सूक्ति से, उसको उक्ति भी कहते हैं, सूक्ति भी कहते हैं, प्रसिद्ध कथन भी कहते हैं, वचन भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई भी कथन जो उससे रिलेट करता हो, उससे हम जो है उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण मैंने आपको उदाहरण दिया था, यत्र नारयत्र पूजन्ते रमन्ते तत्व देवता, ठीक है। तो अब इसका भावार्थ भी लिख दीजिए, ठीक है, कि हमारे जो है शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। अर्थात जिस धराधाम पर नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर जो है देवता स्वयं आकर निवास करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है किसी उक्ति, सूक्ति, कथन, कोटेशन, किसी से भी आप जो है शुरुआत करते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जो मैं पसंद करता हूँ कि आप ओपनिंग ही करंट अफेयर से करिए, अगर आपको उससे संबंधित कुछ याद आ रहा है।
ठीक है। जैसे मतलब बाल श्रम से जुड़ी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभी हम आगे उस पर निबंध भी एक लिख के देखेंगे। उसकी बात करें तो अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में कोई मामला सुना हो, डीप फेक वाली टेक्नोलॉजी का मामला कई सारा है, ठीक है। बहुत सारे चर्चित मुद्दे इस तरह के हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी टिप्पणियां हैं, केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी है, ठीक है। तो आप किसी से भी जो है शुरुआत कर सकते हैं, तो ये भी जो है एक बढ़िया तरीका माना जाता है। तीसरा तरीका जो है आप किसी कहानी के फॉर्म में शुरुआत करिए, कहानी के फॉर्म में, या जो है किसी जो है घटना के रूप में उसकी शुरुआत कीजिए। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया की बात करें कि जैसे शुरुआत की इंट्रोडक्शन में, आज सुबह मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें पहले पेज पर ही लिखा था कि सोशल मीडिया पर डीप फेक से बनाए गए एक महिला के चित्र के कारण उस महिला ने क्षुब्ध होकर आत्महत्या की। मान लीजिए इस तरह की एक खबर का हम वर्णन करते हुए लिखते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं कि सोशल मीडिया जहां पर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी की जान भी ले सकता है। इस हद तक जो है इस टेक्नोलॉजी का आज की डेट में दुरुपयोग हो रहा है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक कहानी बनाई खुद से, भले उस दिन आपने पेपर में पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने जो है मतलब एक प्रसंग रच दिया, मतलब प्रसंग इसके लिए सबसे अच्छा शब्द है। आपने एक जो है कंटेस्ट बना लिया, उसके लिए एक प्रसंग बना लिया स्वयं से। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रसंग बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे कहा कि प्रसंग बना सकते हैं, तो एक स्टूडेंट महोदय ने जो है वो टेलीविज़न में, मैं धारावाहिक देख रहा था, उसमें ये आ रहा था, वो आ रहा था, मतलब उन्होंने 7-8 लाइन में जो है वो टेलीविज़न के धारावाहिक की ही चर्चा कर डाली। इतना नहीं करना है। अगर आप प्रसंग या कहानी बनाते हैं तो 2 से 3 लाइन में अपनी जो कहानी आपने बुनी है उसको घुमा फिरा कर अपना जो टॉपिक है वहाँ ले जाकर फिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है प्रस्तावना में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला तरीका ये है कि आप जो है आप प्रश्नवाचक जो है वक्तव्य से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एग्जामिनर इसको पसंद ना करे ये उसकी जो है व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा रचनात्मक तरीके से इसको करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्नवाचक का मतलब क्या कि आपने पहली लाइन में लिखा, क्या सोशल मीडिया जो आज़ादी प्रदान करता है वो आज हमारे समाज के लिए कहीं से भी लाभकारी है? आइए चलिए इसकी पड़ताल करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, आपने कई तरह से निबंध पढ़ा है, लेकिन जो सबसे प्रचलित तरीके हैं वो यही है कि या तो उसकी सीधा सिंपल पारिभाषिक से शुरुआत की जाती है, जो टॉपिक आपको दिया गया है पहले उसके बारे में 2 लाइन। जैसे मान लीजिए हमने कहा जो है कि ग्लोबल वार्मिंग पे आपको निबंध लिखना है, ठीक है। अब आप ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसकी परिभाषा से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है कि अगर किसी ने उसके बारे में कोई प्रसिद्ध बात कही है, यूनाइटेड नेशंस में कोई बात कही गई है या किसी पर्यावरणविद ने कोई बात की गई है, तो आप उसका कोटेशन वहाँ पर लिखते हुए, आपको उसका नाम याद है या नहीं याद है लेकिन कोटेशन सही होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम कथन तो याद रखते हैं लेकिन हम उसका किसने कहा यही भूल जाते हैं, तो आप कह सकते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो है ऐसा कहा है, वो लाइन में आप लिख सकते हैं। ये हो गया। तीसरा जो है आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई रिसेंट घटना जो है याद है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है कोई कहानी, घटना, प्रसंग बना सकते हैं या प्रश्नवाचक जो है से शुरुआत कर सकते हैं। ये 3-4 जो है पॉपुलर तरीके हैं। इनमें जो है जो सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ वो करंट अफेयर्स से या जो है किसी कथन या सूक्ति से शुरुआत, या तीसरे नंबर पर ये, ठीक है। तो अगर मेरी हिसाब से रेटिंग देखें तो ये जो है इसकी रेटिंग जो है सबसे बढ़िया है, ठीक है। बाकी अगर आप रचनात्मक हैं, रचनात्मकता है आपके अंदर, तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये प्रस्तावना की हो गई। अब ये बात आती है प्रस्तावना कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना जो है लगभग 100 शब्द, 90 से 100 शब्द में अगर प्रस्तावना आप लिख दें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर एक ही पैरा में लिख दें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहला पैरा ये माना जाता है कि प्रस्तावना है। लेकिन आपको लग रहा है कि ज़्यादा जा रहा है
बड़ा पैदा हो जा रहा है तो आप 2 पैरा में तोड़ सकते हैं। तो अगर जो है मान लीजिए हम कहते हैं 600 नहीं, आपको 800 शब्दों का निबंध लिखना है, ठीक है, 600 तो सीमा होती है। इसमें अगर आप 150 शब्दों तक या 125 शब्द तक प्रस्तावना लिख देते हैं, मतलब पहला पन्ना जो है, पहले पन्ने का जो है 1/4 भाग छोड़कर जो है 1/3 कवर कर लेते हैं, तो ये जो है एक अच्छा आदर्श प्रस्तावना आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है जो दूसरा पार्ट हमारा है वो है मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में लिखने को बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे हम जो है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग पर या वैश्विक तापमान जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर जो है निबंध लिख रहे हैं। हमने जो है उसकी शुरुआत कर ली, जो है 100 सवा 100 शब्द जो है उसमें बना दिए। अब जो है यहाँ पर फिर से जो है ग्लोबल वार्मिंग को हम एक अच्छे से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले हमने उसको जो है यहाँ पर एक बार अच्छे से परिभाषित कर दिया। फिर इसके कारण, कोई भी घटना होगी उसका कारण लिखेंगे, उसका प्रभाव लिखेंगे, ठीक है। प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में बांटेंगे, ठीक है। इसका जो है जो पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट हो गया वो हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, ठीक है, मतलब इस तरह की घटनाओं में रोकथाम हो गई। फिर रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए आज तक, ठीक है, सरकारों ने क्या किया, रोकथाम ना की गई तो क्या होगा, ये भी एक बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये जो मुख्य भाग होता है इसमें परिभाषा से लेके उसके जितने भी काज, कारण, कथन, मतलब कॉज और इफेक्ट हैं, मतलब जो है कारण है, उस सब आप उसमें लिखेंगे। उसका प्रभाव लिखेंगे, पॉजिटिव प्रभाव, निगेटिव प्रभाव, उसका पक्ष, उसका विपक्ष, हर तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना होगा। और ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो उसका पक्ष विपक्ष जरूर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, तो इसका पक्ष विपक्ष जो है इस तरह के टॉपिक्स में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर आप अगर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि निबंध क्या है, निबंध आपको न्यूट्रल वे में लिखना है, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में कितने बिंदु हैं आपके पास और उसके विपक्ष में कितने बिंदु हैं, ठीक है, ये आप सब कुछ लिखेंगे। आप बताएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो हमारे देश की जो एक तो पहले जो सारी मशीनरी जो है लगातार चुनाव में व्यस्त रहती है वो नहीं होगी, धन संसाधन का दुरुपयोग जो है कम होगा एक साथ चुनाव होने पर, लोग जो बार बार चुनाव में वोट डालने और चुनाव प्रक्रिया, खर्चीली प्रक्रिया से बचेंगे। क्योंकि आप जब भी देखिए, जब भी बड़ा इलेक्शन होता है उसके बाद सरकार के पर इतना आर्थिक बोझ आता है कि हर तरह से टैक्स वगैरह बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अब इसके पक्ष में इसके बारे में पहले क्या किया गया, कौन सी कमेटी ने क्या सुझाव दिया, इसके पक्ष में जो जो चीज़ें हैं आप उसके बारे में बता दीजिए कि ये कोई नई अवधारणा नहीं, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहले ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, पहले ऐसे इलेक्शंस हो भी चुके हैं, फिर बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब विपक्ष में जो है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इसके नुकसान क्या हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी, उनका प्रभुत्व कम हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों को ऐसा लगेगा कि उनके मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं वो नीचे दब जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे केवल हावी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पक्ष विपक्ष हैं और एक जो है मतलब जो संघवाद की भावना है वो ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, केंद्रीय सरकार का ज़्यादा प्रभुत्व हो जाएगा और जो है राज्यों की सरकार है और जो स्थानीय निकाय हैं उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं नीचे दब जाएंगी, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य ज़्यादा दिखाई देगा इसमें जो है और क्षेत्रीय परिदृश्य इसमें कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव, तो मतलब और फिर जब निष्कर्ष लिखते हैं तो इसी पे हम लिखते हैं कि दोनों में से जो है क्या होना चाहिए, क्या सुझाव, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो पक्ष और विपक्ष बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको लिखना है। सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो सोशल मीडिया के नुकसान हैं, पक्ष और विपक्ष आप दोनों लिखेंगे, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं तो एआई टेक्नोलॉजी के नुकसान हैं। अब एआई पे मान लीजिए आपको निबंध लिखना है तो एआई का जन्म कहाँ से हुआ,
आज की डेट में जो है एआई में क्या एडवांसमेंट हो गया है, एआई किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी है, शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी है, टेक्नोलॉजी में कैसे उपयोगी है, वैक्सीन बनाने में, मेडिसिन्स के निर्माण में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, ट्रेड में, कॉमर्स में, ई कॉमर्स में किस तरह से उसका उपयोग है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो मतलब मुख्य भाग का मतलब क्या होता है कि जितने भी डायमेंशंस होते हैं सब डायमेंशंस हम इसमें कवर करते हैं। ऑल डायमेंशंस आर कवर्ड इन जो है मेन बॉडी ऑफ एन एसे। सारे डायमेंशंस कवर करते हैं और सारे ही जितने भी थॉट्स होते हैं बच्चे के वो भी लाते हैं। तो इस तरह से मुख्य भाग हम लिखते हैं, पैराग्राफ में बांट के लिखते हैं। अब मान लीजिए वही हम मानते हैं कि 800 शब्दों का था, तो जो है हम कहते हैं कि चलिए 150 शब्द उधर निकाल दिए हमने और जो है 100 शब्द हम उपसंहार के लिए रख लेते हैं। तो बाकी बचा हुआ जो है वो कहाँ आ जाएगा, मुख्य भाग में आ जाएगा। और मुख्य भाग को जो है पूरा मतलब आराम से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें नंबर कैसे हमारे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रनिंग मैटर जो लिखते हैं वो थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत होने लगती है, ठीक है। कोई भी हो कि मतलब मान लीजिए 20 कॉपी 50 कॉपी चेक करनी है। देखिए यहाँ पर जो भी निबंध के बारे में बात हो रही है वो परीक्षा की दृष्टि से बात हो रही है, ठीक है। हम हिंदी साहित्य के निबंध की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। परीक्षा में क्या चीज़ कैसे होनी है वो हम बात कर रहे हैं। तो निबंध को हम रोचक कैसे बना सकते हैं कि हमारी कॉपी अलग से एग्जामिनर को दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के जो है इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट। अब हमने ग्लोबल वार्मिंग के जो है इफ़ेक्ट करके यहाँ पे बीच में लिख दिया, हिंदी में लिखेंगे, यहाँ तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। उसके बाद आप जो है इस तरह से एरो बना दीजिए, ठीक है। जो बात आप जो है पैराग्राफ में लिखते हैं उसको आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख दीजिए कि जो है वह टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जल स्तर बढ़ जाएगा, तटवर्ती जो है इलाके डूब जाएंगे दुनिया के, फ्लोरा को नुकसान होगा, मतलब जो है पेड़ पौधों को नुकसान होगा, स्पीसीज़ को नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर ले आइए तो थोड़ा सा पढ़ने में वो अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन चित्र जो बनाइए वो सार्थक होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगे एग्जामिनर को कि आपने ज़बरदस्ती कॉपी भरने के लिए चित्र बनाया है। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिए। मैं भी जो है जब कॉपी चेक करता हूँ तो मेरे सामने ये समस्या आती है कि ये चित्र जेन्युइन है या हमको कुछ सूझ नहीं रहा था तो हमने सोचा लाओ एक बड़ा बड़ा कुछ जो है चित्र बनाकर जो है समझा देते हैं, दिखा देते हैं। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। कॉपी भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो निबंध लेखन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स का रिपीटिशन जो है आपको नंबर कम करता है। बार बार फैक्ट को कम कर, बार बार उसी फैक्ट को दोहराना, अलग अलग तरीके से दोहराना, वो चीज़ गलत है। आप कम लिखिए लेकिन जितना लिखिए उतना जो है मौलिक रूप से सही लिखिए। बार बार चीज़ों को दोहराने की मतलब पुनरावृत्ति से बचिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह से मुख्य भाग में लिखेंगे। मुख्य भाग में जब हम लिखते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी जो हमको चीज़ याद रखनी है कि हम अलग अलग पैराग्राफ्स में तो बांट रहे हैं लेकिन निबंध में एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने एक पैराग्राफ में ग्लोबल वार्मिंग के जो है कारणों के बारे में लिखा, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में हम जो है सीधे आ गए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, ठीक है। और आपस में जो है कोई हमने लिंकिंग जो है कड़ी उसमें नहीं दी है। हमेशा जब एक पैरा समाप्त हो रहा हो दूसरा एक पैरा शुरू हो रहा हो तो समाप्त हो रहे पैरा में कुछ ना कुछ ऐसा क्लू छोड़िए जहाँ से अगले को उठाइए, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा जो है ग्लोबल वार्मिंग के ये नुकसान है, ठीक है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है दुनिया में हुए कुछ बड़े परिवर्तन को ले आइए, ठीक है। तो उससे वो लिंक हो जाएगा। मतलब आपको लिखना तो सब कुछ वही है लेकिन कोशिश करिए कि जो है जिसको कहते हैं ना चूल से चूल मिलाकर लिखना, कि आपस में लिंकेज बना रहे। ऐसा ना हो कि हमारा एक पैराग्राफ बिल्कुल अलग कहानी कह रहा हो दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल अलग कहानी कह रहा हो। तो क्रमबद्धता जो है तथ्यों की या लेखन की या भावों की वो आपके निबंध में झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि निबंध कहीं पर जो है टूटा हुआ लगे, बिखरा हुआ लगे, कि एक पैराग्राफ में कुछ और कहानी कही गई, दूसरे में कुछ और कहानी गई, तीसरे में कुछ और कही गई है। क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है। वो क्रमबद्धता आप जो है लेखन के समय इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो है मुख्य विषय की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। ठीक है, जैसे जो है आपका प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वैसे ही दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण है आपका निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और फाइनल अंक देने से पहले एक बार निष्कर्ष पर जरूर ध्यान देते हैं। निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष का मतलब ही है कि आप जो है पूरे जो आपने 600-800 वर्ड लिखा है उसका जो है एक जीस्ट, उसका एक सार आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आप सार लेखन करते हैं ना पैराग्राफ का, उस तरह से आपका सार लेखन हो चाहिए। तो निष्कर्ष में आना क्या चाहिए, निष्कर्ष में जो है जैसे पूरे निबंध का एक सार तत्व आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की ही बात की थी। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हमारा पर्यावरण इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आज की अंधाधुंध जो है मानव के क्रियाकलापों ने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। हालांकि अभी ये इस स्थिति में है कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ही सख्त और जो है अभिनव प्रयोग करने होंगे। ठीक है, ये आपने लिखा। तो आपने क्या लिखा, यही बात तो आपने वहाँ भी कही है सारी, लेकिन उसका आपने एक जो है यहाँ पर समराइज फॉर्म लिख दिया। अब आपने जो बात कही है, आपकी बात क्या है, एक तो यहाँ पर सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो है प्रयोग करने होंगे या हमको कदम उठाने होंगे, सुझाव हो गया। भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो भविष्य की तरफ जो है दृष्टि करके हमको लिखनी होगी कि आगे क्या हो सकता है। जैसे आपने कुछ लेख लिखे होंगे ना, उसमें लिखा रहता है आगे की राह। ठीक है, तो वही आगे की राह आपको लिखनी है। भविष्य का मतलब यही है कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, हमको फॉसिल फ्यूल पर अपनी कम करना है, हमको जैविक ईंधन को जो है कम से कम करना है, हमको जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो ये सब बातें जो है हम यहाँ पर सुझाव के स्वरूप में लिख पाएंगे और उससे हम जो है पॉजिटिव नोट में ये लिख देंगे कि अगर हमने इन सबको तरीकों को अपनाया तो पृथ्वी निश्चित रूप से जो है मानव के लिए एक रहने का सुरक्षित स्थान होगी, जहाँ पर हम तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग करने के साथ साथ जो है सुरक्षित जीवन जी सकेंगी। ठीक है, तो ये क्या सुनने में कितना जो है पॉजिटिव सा लग रहा है ये जो 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 मैंने बोला। तो यही पॉजिटिविटी आपको दिखानी, मतलब आपका जो निष्कर्ष है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, टॉपिक कितना भी निगेटिव हो। ठीक है, और निगेटिव निष्कर्ष तभी होता है जब आप बायास्ड होके लिखते हैं, आप किसी एक पक्ष में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक पक्ष में नहीं जाना है। अगर आप एक पक्ष में चले गए, न्यूट्रल नहीं रहेंगे, तो आप पॉजिटिव नहीं लिख पाएंगे। न्यूट्रल रहेंगे तो आप जो है इसको सकारात्मक दृष्टि से ही इसका जो है अंत कर पाएंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं, निष्कर्ष जो है सारात्मक होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सुझावप्रद होना चाहिए और सबसे बड़ी बात हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कितनी भी गंभीर समस्या आपने मुख्य भाग में डेवलप कर ली, लेकिन आप हमेशा जो है उसमें आशा दिखाइए, आशापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसको आशापूर्ण भी लिख सकते हैं भविष्योन्मुखी को, कि जो है भविष्य में ऐसे ऐसा जो है होगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं, 90-100 शब्दों में आपको जो है ये कहना है। और आप इसकी अंत कैसे कर सकते हैं, आप कोई प्रसिद्ध कोटेशन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई उक्ति इसमें भी लिख सकते हैं, कोई सूक्ति लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कोई कथन लिख सकते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, या कोई रिसेंट की कोई घटना भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम जो है प्रस्तावना की तरह। बस प्रस्तावना इसमें अंतर ये होता है कि जब आप प्रस्तावना की शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपने पूरा मैटर उस समय नहीं लिखा होता है, इस समय तक आप अपना पूरा मैटर लिख चुके होते हैं, इसलिए आपको आइडिया हो जाता है कि अगर हमको पूरे निबंध का जो है 4 लाइन में एक सार लिखना हो तो हम क्या लेके आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सारांश लिखा जाता है जो है अंत में। ठीक है, अब हम एक जो है निबंध को यहाँ पर
ड्राफ्ट करेंगे। हालांकि आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने जो है, लेकिन यहाँ पर एक निबंध को ड्राफ्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे कि मतलब क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये टॉपिक मिला, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सोशल मीडिया। आप जानते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, इसकी गारंटी जो है मूल अधिकारों में भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दी गई है, ठीक है। इसीलिए इसका दुरुपयोग भी होता है, ठीक है। जहाँ पर आज़ादी शब्द जुड़ा हुआ होता है वो जो है स्वच्छंदता भी बदल जाता है। तो आज़ादी के साथ जो है नैतिकता भी जुड़ी होती है, और आज़ादी के साथ जो है क्या होते हैं, दायित्व भी होते हैं। स्वतंत्रता के साथ अगर दायित्व नहीं होता है तो वो आज़ादी जो है उच्च श्रृंखला में बदल जाती है। वही आजकल हम लोग जो है सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमको क्या करना है, रफ वर्क करना है। हम इस टॉपिक के बारे में विभिन्न स्थानों पर पढ़ेंगे। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब अपने घर में अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब तक आप बहुत सारी जो है निबंध आपको ऐसे भी तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे कोटेशन तैयार हो जाएंगे, बहुत सारा करंट अफेयर आपके ध्यान में रहेगा, तो आप वहाँ पर लिख ले जाएंगे। तो हमने सर्च किया तो हमको जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिसको हम एक जो है सामान्य रूप से लिख लेंगे। जैसे हमने इसके बारे में सर्च किया तो हमारे पास आया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आती है और लोकतांत्रिक समाज का मौलिक आधारशिला मानी जाती है। सोशल मीडिया ने इसे और अधिक सशक्त और समावेशी बनाया है, जिससे आम व्यक्ति भी सार्वजनिक विमर्श में भूमिका निभा सकता है। पिछले 2 दशकों में सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल्स जैसे एक्स है जिसको ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप जो है इससे क्या हुआ, आम व्यक्ति को अपने मनोभाव जो है प्रकट करने का दुनिया के सामने, जो साई से साई व्यक्ति है, जो कभी किसी के सामने 4 लोग के सामने अपनी बात नहीं रख पाता है, आप ये भी देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पे जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को लिख पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि उसको 100 लोग ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो कॉन्फिडेंट होकर लिख पाता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया जो है सकारात्मक परिवर्तन भी लाया। अब इसके बाद जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट करने का मूल अधिकार तक मान लिया है, ठीक है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 धारा 66(a) को असंवैधानिक माना था, इसको रद्द कर दिया गया था, आपने पढ़ा होगा। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में निर्णय देते हुए इसको निरस्त कर दिया था। वहीं पर केरल उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर उचित प्रतिबंध लगाने की सलाह दी। तो आप देखेंगे कि विभिन्न न्यायालयों का भी मत जो है इसके बारे में अलग अलग था। तो आपके निबंध के लिए ये एक अच्छा विषय है, ठीक है, कि न्यायालय में भी जो कोई एक जैसा बिल्कुल वो नहीं किया है इसके लिए। फिर सोशल मीडिया पे हमको समस्याएं क्या आ रही हैं, जैसे वहाँ पर जो है मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही, गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, भड़काऊ संदेश पोस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक, हेट स्पीच और व्यक्तिगत उन्मूलन, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है, सर किसी का, धड़ किसी का, ठीक है, किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो उठा ली, उस पर सर किसी और का लगा दिया और देखने में बहुत रियल लगता है। एआई के माध्यम से आज आपकी जो है फ़ोटो से आपका पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है और कल्पना कीजिए कि वो किसी भी तरह का वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुरुपयोग है और आज भी भारत में कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बहुत अच्छे से वो रोक पाने में सक्षम हो। तो ये सब जोखिम यहाँ पर बढ़ गए हैं, ठीक है। हाल की घटनाएं पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे अभी भारत सरकार और ट्विटर में ही ठनी थी। भारत सरकार चाहती थी कि बहुत सारी जो अनर्गल पोस्टें हैं ट्विटर पे उनको हटा दिया जाए। 1400 से अधिक पोस्टों को और उनके खातों को हटाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट का मनन, आत्मनियमन व सीमाएं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सलाहकारी बात कही है कि आत्मनियमन होना चाहिए, मतलब हमारा जो है खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इस मामले में, ठीक है। तो ये संतुलन की बात कही है। वहीं पर जो है आज आप देखेंगे मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सरकार बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और सस्पेंड किए गए हैं जो उल्टी सीधी खबरें प्रसारित करते थे, ठीक है। तो अब इसका भी बड़ा विरोध होता है। लोग कहते हैं कि भारत में जो है मीडिया की आज़ादी खतरे में आ गई है, ठीक है, जिसका विरोध करते हैं। तो बहुत सारे पक्ष हैं और बहुत सारे विपक्ष हैं इसकी जो है, ठीक है। तो
ये तो हमने जो है कुछ तैयारी की बातें जो है आपसे कर ली। मतलब आप किसी भी टॉपिक के बारे में इसको जो है आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। खासकर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हाई है, गूगल पे आप इसको सर्च करके जो है पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी से जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमको इसके आयाम देखने होंगे कि अगर हमको प्रस्तावना लिखनी है तो हम इसमें क्या क्या ला सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में जो है पहली चीज़ तो हम किसी करंट की घटना को जो है इंक्लूड करें इसमें। ठीक है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। आप उच्च न्यायालय वाली घटना से ही ले लीजिए कि उसका क्या जजमेंट आया है। ठीक है, वो भी हो गया। दूसरा जो है सोशल मीडिया जो है किस तरह से हमारे समाज में जो है व्याप्त है, मतलब उसकी पहुंच हम बता सकते हैं कि अगर हम भारत की जनसंख्या को 120 करोड़ 121 करोड़ भी मान रहे हैं या 125 करोड़ मानते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आज 100 करोड़ से लोग ऊपर जो है सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेटा तो यही कहता है कि 90 से 100 करोड़ लोगों के पास जो है मोबाइल पहुंच चुका है, इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है, तो जो है ये व्याप्त हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और उस पर किस तरह का लोग जो है मतलब क्या लिखते हैं इसके बारे में। तो प्रस्तावना में आप सोशल मीडिया का जो है पूरा एक ढांचा बता सकते हैं कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का आवश्यक अंग किस तरह से बन चुका है और सोशल मीडिया जो है लोगों की मदद भी कर रहा है। आप देखिए आजकल जो है कोई छोटे से छोटा जो है सरकारी ऑर्डर होता है, लोगों को जो है सरकारी अधिकारियों को बाद में पता चलता है और आम लोगों के पास वो पहले पहुंच जाता है सर्कुलेट होके। तो सोशल मीडिया जो है किसी भी खबर को फैलाने के लिए, आज एक छोटी सी जो है वीडियो क्लिप होती है, वायरल हो जाती है। कोई पुलिस वाला किसी अगर जो है किसी को मार पीट रहा है, उसकी कोई एक वीडियो क्लिप बना लेता है, तो इस डर के मारे क्या है आजकल जो है कोई अपराध नहीं करता क्योंकि उनकी वीडियो क्लिप बन जाती है, या सार्वजनिक रूप से ऐसी करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ताकत तो है, तभी तो जो है सोशल मीडिया का आज कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है। वो ज़माना इसीलिए है कि सोशल मीडिया का जो है प्रभुत्व कहीं हर जगह देखने को मिलता है। तो आप इसमें एक बहुत अच्छा सा इंट्रो जो है 100-125 शब्दों का बना सकते हैं। और जो है अगर कोई जो है लेटेस्ट घटना को जो है, क्योंकि ये करंट से जुड़ा टॉपिक है, तो लेटेस्ट घटना को जरूर लेके आएँ इसमें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये तो हम लोगों ने सब देख ही लिया। ठीक है, प्रस्तावना की बात हो गई। मुख्य भाग में अब जो है सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मुख्य भाग में। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल मीडिया का रोल क्या है। ठीक है, इन सबको जैसे जब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक जगह रफ में प्रस्तावना लिख लीजिए। प्रस्तावना में हम क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, उस तरह से ऐसे ऐसे करके आप जो है लिखते चले जाइए। मुख्य भाग में जैसे हमने कहा कि सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, इसकी जो है रीच क्या है यानी पहुंच क्या है, उपयोगिता क्या है, इसका विभिन्न क्षेत्रों में जो है क्या उपयोग है, उपयोगिता में ही आ जाएगा, लेकिन जो है आप सारे क्षेत्रों के बारे में लिख दीजिए जो है। ठीक है, कि जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग क्या है, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में क्या उपयोग है, मनोरंजन में सोशल मीडिया का क्या उपयोग है। आज आप रील शॉर्ट्स के बारे में देख ही रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप जो है इसके बारे में पूरी जानकारी 2-3 पैरा में शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है, फिर सोशल मीडिया जो है आज चर्चा का विषय क्यों बना है, यानी अब यहाँ पर आ गया इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिखने के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष। सबसे पहले पॉजिटिव पक्ष सारे हम लिख देंगे, फिर निगेटिव पक्ष जो है कि मुख्य भाग में हम ले आएंगे कि इसमें क्या क्या जो है इससे हमारे समाज में समस्याएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आज रील जो है एक 14 साल का बच्चा भी देख रहा है और एक 74 साल के वृद्धजन भी देख रहे हैं। ठीक है, कंटेंट वही है, उस पर कोई रोक नहीं है। एक बार ईमेल में तो अगर आप अपनी एज जो है डाल देते हैं कि 18 साल से कम है, तो जो है फिल्टर्ड चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, हालांकि सोशल मीडिया पे भी ये सब ऑप्शन है, लेकिन इसको कौन ऑन करता है। और बच्चों की प्रोफाइल जो बनती है, जो बच्चे खुद बनाते हैं, वो कहाँ पर जो है अपनी एज डालते हैं, वो सब गलत डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 18 साल से कम डालेंगे तो हमारी प्रोफाइल नहीं बनेगी, हमको पेरेंट की परमिशन चाहिए होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है जो कंटेंट जो है बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वो बच्चे भी देख रहे हैं।
ठीक है। अब वो जो है किसी भी तरह का हो सकता है। वहीं पर बच्चे बढ़ चढ़ कर जो है उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा पोस्ट करता है वो जो है ज़्यादा स्टेटस वाला व्यक्ति होता है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो समाज में जो है ज़्यादा उसको ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस चक्कर में वो अपनी निजी फ़ोटो में बहुत सारी जो है पोस्ट कर देते हैं लोग। बहुत सारी बच्चियां हैं अपनी जो है कई सारी फ़ोटो में पोस्ट कर देती हैं। मैं तो अपने मतलब बहुत ही करीबी में कुछ ऐसी घटनाएं जानता हूँ कि उनका चेहरा बदल कर उनके साथ जो है न्यूड जो है बॉडी को जोड़कर और उनको पर्सनल जो है मैसेंजर पे मैसेज गया कि ये फ़ोटो मैं आपकी वायरल कर दूंगा अगर आपने जो है हमारी ये डिमांड इतने पैसों की नहीं पूरी की। ठीक है, तो खैर इस सिचुएशन में कभी घबराएं नहीं, तुरंत पहले उस नंबर को ब्लॉक करें और जो है जो सोशल मीडिया अथॉरिटीज़ हैं जो भारत में उसके लिए बनाया गया नियमन के लिए उनसे संपर्क करें। और इस तरह के आप जो है और भी टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग देते, जैसे आपने जो है डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा, आपके पास फ़ोन आएगा कि मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, आपके मित्र ने फलाना जो है कंसाइनमेंट आपके लिए भेजा था, उसमें अफीम पाया गया है या जो है हेरोइन पाई गई है और उसको हमने जब्त कर लिया है, अब तब तक आप हमारी कस्टडी में रहेंगे, ये है वो है, और नहीं तो हमको 10 लाख रुपए हमारे इस अकाउंट में भेजिए, नहीं तो अभी आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपके पूरे परिवार को बंद कर, दुनिया भर का मतलब उनको डरा धमका के। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक से जो है इस तरह से पैसा लिया गया है। मतलब प्रोफेसर मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज को शिक्षा देते हैं, जिनकी दुनिया समाज पे नज़र रहती है, वो खुद अपने घर में डिजिटल अरेस्ट होकर बैठे हुए थे। तो ये सब दुरुपयोग जो हो रहा है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, फिर आखिरी में आइए कि जो है भारत सरकार ने इनके लिए क्या किया। जैसे आपने सुना होगा अभी बहुत से ऐसे सॉफ्ट पॉर्न वाले जो OTT थे उनको जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया गया। बहुत समय से इसकी डिमांड हो रही थी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अचानक खैर बंद हुआ तो बंद हुआ, अच्छी बात है, भले ही बहुत दिनों बाद बंद हुआ। तो जो सैकड़ों ऐप्स जो है इस तरह के जो गंदे संदे कंटेंट जो है प्रसारित करते थे समाज में, पेड के नाम पर जो है सब्सक्रिप्शन देते थे, उनको सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह की और भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत गलत कंटेंट जो है समाज में लेके आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई ना कोई फिल्ट्रेशन मेथड बनना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है पक्ष विपक्ष लिखते हुए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए, सरकार को और क्या प्रयास करने चाहिए, किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, वो सब लिख सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आप जो है तुलना करिए कि क्या सोशल मीडिया जो है हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आवश्यक है या नहीं है। अगर आवश्यक है तो उसका रेगुलेशन सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है, आपके क्या सुझाव हैं, और भविष्य में सोशल मीडिया किस तरह से प्रभावकारी होगा, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में जो है आप पूरा जो है निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक तारतम्य बिठाते हुए हम पूरे एक निबंध की रचना कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो है इस तरह से एक मतलब होमवर्क तो करना ही होगा। ठीक है, और ये काम आपको परीक्षा हॉल में कब करना होता है, आपको 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट में से 10 मिनट आप जो है रूपरेखा बनाने पर दीजिए। ठीक है, रूपरेखा जब एक बार आपकी बन गई, ठीक है, मान लीजिए बहुत डिटेल में नहीं, प्रस्तावना में 4 पॉइंट लिख लीजिए, मुख्य भाग में 6 पॉइंट लिख लिए और निष्कर्ष में 3 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप धारा प्रवाह लिखना शुरू करेंगे तो आप फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपके मन में मैप बन गया। एक बार जैसे आपने गूगल मैप देख लिया होता है ना, गूगल मैप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप पहुंच ही जाते हैं जहां जाना है। तो बस वही है, एक बार आपकी प्रस्तावना बन गई, एक बार सॉरी रूपरेखा बन गई, फिर आप प्रस्तावना से शुरू होते हैं और निष्कर्ष तक आप जो है कहीं रुकते नहीं हैं। तो इस तरह से एक निबंध लिखा जा सकता है, अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए जो बातें हमने कही उसको हम आपको दिखाते भी हैं। निबंध हम लिखे, हमने जो है शुरुआत ही वहीं से की, त्रिपुरा उच्च न्यायालय वाले मैटर से, जो है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने क्या किया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया, वो पूरी बात ले आए। फिर अगले पैरा में हमने शुरुआत की कि अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार होता है। इंटरनेट की सर्वसुलभता तथा सोशल मीडिया नेटवर्किंग के व्यापक प्रसार से व्यक्ति के इस अधिकार में वृद्धि हुई है। मतलब जो है शुरुआत हम बिल्कुल वैसे करेंगे कि उसकी पारिभाषिक तौर पर उसकी क्या पहुंच है, कहाँ तक लोगों के लिए उपलब्ध है, लोग इसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। इंटरनेट जो इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है, तो आज एक ये संचार का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है इंटरनेट, और उससे जो है जुड़ा हुआ, जिससे हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं।
ठीक है। आज कितना सारा टैलेंट है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो एक पहचाना जाता है, और वो कुछ नहीं थे, आज वो अर्श से फर्श से वो एक समय में कुछ नहीं थे, लेकिन आज वो जो है ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए हैं, उनकी ऐसी ख्याति हो गई है। तो देन तो सब सोशल मीडिया की ही है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, बस नेगेटिव चीज़ों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फिर भारतीय संविधान के बारे में आ जाएं कि क्या प्राविधान है, ठीक है, उसमें उसके बारे में। फिर जो है फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के संसाधन जो भी हैं, जो भी ऐप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें कि आज इनकी क्या आवश्यकता है। फिर इसके आ जाते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सोशल मीडिया एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। एक तरफ तो जो है ये पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं सब कुछ जो है, लेकिन उसके बाद जो है जो निगेटिविटी हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है, और ये सब चीज़ें जो है क्या क्या इस टेक्नोलॉजी के दोष हैं, ये सब जो है हम गिनाते हुए यहाँ पर मुख्य भाग को इस तरह से थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसमें चले जाएंगे कि जो है किस तरह से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है अधिकार के रूप में देखा गया था। कोविड-19 महामारी का उल्लेख भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 में समझ लीजिए अगर सोशल मीडिया पर उस समय जो जुड़ा नहीं वो आज भी नहीं जुड़ पाया। उस समय लोग इतने खाली थे कि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करते ही थे, और बहुत लोग तो वहीं से सोशल मीडिया के लती बने। खासकर जो हमारे यहाँ जो है मतलब सीनियर्स लोग हैं, जो है जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं थे, उन्होंने सोशल मीडिया को वहाँ असली तरीके से मोबाइल से जुड़कर चलाना तभी सीखा जो है। तो इस तरह से, और उसमें सूचनाओं का प्रसारण भी सब जो है मोबाइल पे ही डिपेंड था जो है, ठीक है। अभी ये मुख्य भाग चल ही रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम सोशल मीडिया के बारे में हम सम अप करते हैं, मतलब निष्कर्ष में अपने आ जाते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है हमारे समाज की प्रगति में एक उल्लेखनीय योगदान दे रहा है, किस तरह से हम अपनी रुचियों, कौशल और भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को अन्य लोगों के साथ इसके माध्यम से बांट पाते हैं, अपना कौशल दिखा पाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में इसकी जो है क्या सहभागिता है, और उसके बाद इसको किस तरह से और जो है सुरक्षित बनाया जा सकता है, समाज उपयोगी और जो है देश के उपयोगी बनाया जा सकता है। ये सब बातें जो है दे सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देना जरूरी की है कि हम एक नागरिक होने के नाते हमारा कुछ दायित्व है, उस दायित्व की भी जो है हमको पूर्ति करनी होगी। जैसे आपके पास कोई खबर आई, जैसे कहते हैं ना, मजाक में कहते हैं व्हाट्सएप ज्ञान। व्हाट्सएप ज्ञान क्या है कि आपके पास कहीं से कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया, आपने उसको आधा अधूरा पढ़ा या आपने उसको सत्य समझ के आगे फॉरवर्ड कर दिया, किसी बड़े ग्रुप में भेज दिया, जबकि आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। तो ये व्हाट्सएप ज्ञान हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत कंटेंट आपके हाथों से आगे प्रसारित ना होने पाए जब तक आपको 100% विश्वास ना हो जाए कि वो वेरीफाइड है। तो इस तरह से हम एक भविष्योन्मुखी, एक पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ में इसका निबंध लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज के सेशन में आप जो है थोड़ा बहुत ये सीखने का प्रयास आपने किया होगा कि हम एक अच्छा निबंध कैसे लिख पाएंगे। मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बातें की, निबंध के बारे में बहुत सारी सैद्धांतिक बातें हैं, उनको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। मैंने वो बातें की जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड निबंध की हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निबंध लिखने का प्रयास शुरू करिए, धीरे धीरे निबंध लिखिए, अपनी कॉपीज़ को चेक कराइए, और आपको अपनी कमियां भी पता चलती जाएंगी, कैसे कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे निबंध को, उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। सपने ये सिर्फ आंखों में पलने वाले ख्याल नहीं होते, बल्कि हर एक सपना कहता है एक कहानी, कभी संघर्ष की तो कभी विश्वास की, और कभी उस जज्बे की जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। सपने वो बीज हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से एक दिन तब्दील हो जाते हैं एक बड़े वृक्ष में। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन, और यही दिशा देता है डिकोड एग्जाम। 2025 के यूपीपीसीएस हेतु डिकोड एग्जाम लेकर आया है ऑनलाइन ऑल इन वन कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स और मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड बाइलिंगुअल नोट्स और वीडियो लेक्चर।
प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स, ताकि कोर्स लेने वाले किसी विद्यार्थी को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स ना पढ़ने पड़े। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एवं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की कक्षाएं। हमारे कोर्स में मेंस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पूरी फीस उन्हें उपहार स्वरूप वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू में असफल विद्यार्थी यदि आगे तैयारी करना चाहेंगे तो उन्हें हमारे साथ निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम संस्थान विगत वर्षों में अपने सफल कार्यकाल में 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। याद रखिएगा, जब मेहनत सही दिशा में होती है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। यह कोर्स आपके हर कदम पर आपका साथी है, आपके सपने को सच करने के लिए। हम यहाँ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों को और आपके परिवार की प्रार्थनाओं को एक आकार देने का जरिया भी है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए निर्धारित की गई है, परंतु पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपए की विशेष छूट उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 एवं 9506742546 पर संपर्क करें।